इमेजिन करिए एक बार आप सो के उठते हैं कहीं से और आपको पता चलता है आपकी एक नहीं दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं, बाकी के पेट के सारे पार्ट्स निकाल लिए गए हैं ना। आप पूरी तरह से खोखले और एम्प्टी हो चुके हैं, बट आप चाहते हैं कि चलो अब पुलिस को कॉल करते हैं, भाई कुछ ना कुछ तो करने को सोचना। बट जैसे आप मोबाइल पिकअप करते हैं अचानक से यू ट्रांसफॉर्म टू अनदर वर्ल्ड, माने अब दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं और ये वर्ल्ड बहुत ही खतरों से अलग अलग भरा हुआ है बट विद अ लॉट ऑफ एडवेंचर। और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा एमसी इन खतरों को ओवरकम करेगा और इन चैलेंजेस को कंप्लीट करेगा विद अदर एडवेंचर और अलग अलग तरह के क्रीचर्स के साथ। अगर आप लोग को जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होता है और हमारा एमसी कैसे सरवाइव करता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ही इज काइंड रियली बैडएस। बट अभी आप लोग बोलेंगे साले इंग्लिश ज्यादा बोल रहा है, साले अंग्रेजी के बट या मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि एमसी काफी अच्छा और बैडएस जो आप लोग को पसंद आएगा। एनीवेज नो वीडियो को बिना किसी आप लोग समझ गए क्या, मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले डू शेयर सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, भाई मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एज ऑलवेज कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपना, इन सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा खाली है। आप में से कई सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो आप लोग के सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। एनीवेज विदाउट एनी मोर डिले वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें एक आवाज आती है ये मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर उठ रहा होता है कहीं से। क्या मैंने वक्त में टाइम ट्रेवल कर लिया है और ये मैं कहाँ पे हूँ और ये मैं इतना एम्प्टी क्यों फील कर रहा हूँ, अंदर से इतना खाली खाली क्यों फील कर रहा हूँ। और देखते हैं किसी को याद करता है और सोच रहा होता है कि वेल मेरी पूरी जिंदगी भर ही मैंने ऐसा फील करा है। ये क्या है, उसके सामने कुछ इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। कहता है कि ये फिटनेस ब्लेड यहाँ क्यों रखा है, उस पर खून लगा है क्या, एक मिनट क्या। उसको याद आता है कि उसके कुछ लोगों ने बॉडी पार्ट्स निकाले थे, उन लोग ने मेरे पूरे शरीर के पार्ट्स निकाल लिए। साले मेरी किडनी लेके चले गए, मुझे पुलिस को बताना होगा, पुलिस को रिपोर्ट करना होगा उसके बारे में, मुझे वापस अपनी किडनी ढूंढनी होगी ताकि मैं अपनी वापस स्ट्रेंथ पा पाऊँ। वो उठने की कोशिश करता है उस बेड से बट धड़ाम से जमीन में गिर पड़ता है। अचानक से उसको एक सीन याद आता है, जो लोग उसकी किडनी निकाल रहे होते हैं तो पूछता है कि डॉक्टर लिन हम लोग तो इसकी खाली किडनी लेने वाले थे ना। तो डॉक्टर बोलता है कि सिचुएशन काफी बदतर हो चुकी है क्योंकि किडनी जो है वो बहुत ही कम प्राइस में बिकने लगी, इसलिए उन्होंने कहा है जो भी निकाल पाओ वो सब निकाल लो। दूसरा वाला नर्स असिस्टेंट बोलता है कि इसका मतलब इसको हम लोग को खाली करना है। वो बोलता है कि यार कोई दिक्कत है क्या। आगे एमसी बोल रहा होता है कि ये साले कैसी बात कर सकते हैं ऐसे मुंह से। वापस उसके सामने एक फोन पड़ा होता है, उसको उठा के पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है और देखता है उसमें कुछ अलग ही लिख के आ रहा होता है, डिजायर वर्ल्ड नाम का। वो कहता है क्या मैं आप मरने वाला हूँ, यहाँ पे गेम खेलने के लिए मुझे बोल रहा है, मेरा तो काम लग गया। उसको अपनी ग्रैंड मदर भी देखने लगते हैं, कह रहा था कि मैं आपके पास आने वाला हूँ बट मुझे अभी नहीं मरना है। उसमें गेम होता है ना, उसमें एक जो स्माइल होती है वो सेम उसकी दादी की तरह होती है, ग्रैंड मदर की, और उसमें लिखा होता है कि ये डिजायर वर्ल्ड है, एक्टिवेशन हो गया। एमसी कहता है कि भाई जो हो देखा जाएगा, उसको अगर क्लिक कर देता है और फिर अजीब सा हमको हेलुसिनेशन दिखने लगते हैं। कहता है ये क्या है, बोल रहा होता है कि तुम्हारा फॉरबिडन डिजायर सच होगा। और एक अजीब सी औरत पड़ी होती है लेटी, अब पता नहीं सब क्या है, ये सब बहुत ही वियर्ड उसको चीजें दिखती है। एमसी कहता है क्या हो क्या रहा है, और उसमें लिख के आ रहा होता है कि मैं गॉड्स की ब्लेसिंग लूंगा। यस, एमसी यस पे क्लिक कर देता है। जो भी हो मुझे अपनी किडनी वापस ढूंढनी होगी, अपनी स्ट्रेंथ वापस पानी होगी। और एक अजीब सा चेहरा आता है और सब कुछ एक्टिवेट होने के बाद हमारा एमसी एक अजीब से जहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि ये मैं कहाँ पे हूँ, क्या गेम में ट्रांसफर हो गया मैं किसी, क्या। वो होता है डिजायर वर्ल्ड। वो अपने अंदर देखता है कि गुड थिंग कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, बट बैड थिंग ये है कि मेरे पार्ट्स मतलब किडनी और जो बाकी के पार्ट्स वो अभी भी गायब हैं, डैम इट। उसके सामने अचानक से बहुत बड़ी बस आने लगती है और वो रुकती है तो उसमें से बहुत ही मटकली वाली टांग निकलती है। एमसी बोलता है क्या माल निकला है बस से, बट जैसे अपनी शक्ल दिखाती है एमसी कहता है शिट, मैंने जो कहा था मैं वापस लेता हूँ, तुम्हारी सिर्फ टांगे अच्छी मानी जा सकती हैं। वो उसको फिर भी घूर रही होती है तो एमसी बोल रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मेरी पूरी बॉडी वैसे भी पूरी खाली है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरूंगा, मेरी एंजाइटी सब खत्म हो चुकी है। और या फिर तुम सोच रही हो कि तुम एक डेड मैन को मारोगी, मतलब मरे हुए इंसान को मारने की कोशिश कर रही हो। वो बोलती है कि प्लीज बस पे चढ़ो। एमसी बोल रहा होता है कि ओके मैं करता हूँ, बट पहले तुम कहो कि यंग मास्टर प्लीज बस पे चढ़िए। वो अजीब सा रिएक्शन देती है तो एमसी कहता है कि तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, मैंने कहा बोलो कि प्लीज यंग मास्टर बस पे चढ़िए। वो अपना मेन पार्ट दिखा देता है उसको, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं देख के। बगल में जो बल्ब लगा होता है पता नहीं वो भी देख के शर्मा जाता है उसको। वो देख के बहुत ही अजीब सा चेहरा बना लेती है, चटकने लगता है, उसको घूर के अजीब तरह से बन जाता है। वो चिल्ला के एमसी को डराने की कोशिश करती है। एमसी कहता है कि ये मुझे डराने के लिए है क्या, और उसको बहुत जोर से चाटा मारता है, उसकी इतनी जोर से पड़ती है उसकी फट जाती है। कहता है कि ना कहो यंग मास्टर प्लीज बस पे चढ़िए। आगे वो बोल रही होती है कि मैं थोड़ा
थोड़ी केयरलेस थी इसलिए मैंने डॉज नहीं करा। एमसी बोलता है कि तो तुम आप बोलोगी कि नहीं। वो अजीब से उसके चेहरे से बोलती है कि यू लिटिल प्लीज बस पे चढ़िए। तो बस पे चढ़ता है, कहता है कि ये हुई ना बात। तो जैसे बस पे चढ़ता है उसके पूरे कपड़े नए हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जाता है वाह इन लोग ने मुझे नए कपड़े भी दिए हुए हैं, उसे बताया जाता है ऑथर से। एंड इस वक्त में जो फेट के जो गियर थे वो पूरी तरह से टर्न हो गए, बदल गए। एमसी बस पे चढ़ता है, बोलता है कि बट सीरियसली यहाँ पे लोग साले बहुत ही अजीब हैं, चिंता मत करिए सब इंसान ही है। एमसी एक बहुत ही बस्ती माल के बगल में बैठता है तो पूछता है कि वैसे मैं आपको क्या कह के बुलाऊं। बोलने जा रही होती है कि मैं इधर से देखते हैं वो आ जाती बस कंडक्टर बन के। एक्चुअली बस की कंडक्टर ही बोलती है। वो बोलती है कि वेलकम टू द डिजायर वर्ल्ड, आप लोग गॉड्स की विस्पर को सुनिए। तो गॉड्स ने जो तुम्हारा चैलेंज रखा है वो शुरू होता है अब। उसी दौरान हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है द सेम टाइम एक अबैंडन फैक्ट्री में, जहाँ पे एक बंदा होता है वो कुछ सामान लेके इंतजार कर रहा होता है। तो एक लड़की आती है अपनी मर्सिडीज में, ये लंबागनी कह सकते हैं। तो बोलती है कि क्या तुम सब कुछ ले आए हो। बोलता है कि डोंट वरी मैं सब कुछ ले आया हूँ। वो बोलती है कि तुमने बड़ा अच्छा काम करा। वो बोलता है कि यूर वेलकम। और अचानक से देखते हैं वो बंदूक निकालती है, उसकी खोपड़ी में चिपका देती है। कहती है कि अगली बार से इतना फूलिश काम मत करना, मैंने सुन लिया द विस्पर्स ऑफ गॉड। और देखते हैं उसी का दिल निकाल के खा रही होती है। वैसे है तो ये बस्ती। वापस आते हैं हम लोग अपने ट्रैक पे। इधर देखते हैं कि डिजायर वर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो कंडक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम लोग का फर्स्ट चैलेंज है अबैंडनमेंट। ये टास्क बहुत ही सिंपल है इसलिए बहुत ध्यान से सुना। आने वाले 10 मिनट में ये बस एक ब्रिज के ऊपर से पास होगी और तुम लोग को काम ये करना है कि इससे पहले कि वहाँ पे पहुंचे तुम लोग को एक लोग को यहाँ से निकाल के फेंकना है बस से, वरना पूरी बस खाई में गिर जाएगी और तुम सब के सब मारे जाओगे। बट अगर एक भी बंदा बस से निकाल दिया गया, तुम लोग में से कोई भी अबैंडन हो गया, तो सब के सब बच जाएंगे। तो अब तुम लोग को चूज करना है कि कौन यहाँ से निकलेगा। तुम लोग फोर्स भी कर सकते हो किसी को यहाँ से निकालने के लिए। एमसी उसकी बात में तो कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ओनली जो लोग चैलेंज कंप्लीट करेंगे तभी वही लोग पहुंचेंगे फाइनल चैलेंज तक, और उन्हीं लोग का डिजायर फुलफिल करा जाएगा इन द एंड में। ना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि अगर ये गेम कंप्लीट करेंगे तो सबको लास्ट में कोई एक विश मिलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और उसमें विश में आप लोग कोई भी विश कर सकते हैं, कुछ भी डिजायर। और यहाँ पर तो बेसिक प्लॉट यहीं पर था। तो बोलती कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं तुम लोग के पास, जो करना है जल्द से जल्द करो। इधर एक लड़का उससे पूछता है कि बट जो बस से उतरेगा उसका क्या होगा। तो बोलती है ऑफ कोर्स वो मारा जाएगा। एमसी मन में सोचा होता है कि मर जाएगा, वेट क्या मैं तो पहले मरा हुआ हूँ। तो एक औरत बोलती है कि प्लीज मुझे मत निकालना घर से बाहर, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है और वो भी पैदा नहीं हुआ है। दूसरा बोलता है कि मेरे कैंसर है। तीसरा बोलता है कि मेरे सन जो है उसकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है, इससे मैं से यहाँ नहीं निकल सकती। चौथा आदमी बोलता है कि मेरे फादर फायर फाइटर में थे, उनको बहुत बुरी चोट लगी हॉस्पिटल में, उनको मेरी बहुत जरूरत है। सब अपने अपने रीजन देने लगते हैं। एमसी चल होता है कि बट अबे ये तो तगड़े तगड़े रीजन है, इनके सामने तो मेरा कोई रीजन ही नहीं है। ऊपर से मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। बट एक बंदा होता है जो कुछ ज्यादा ही चालाक लग रहा होता है, वो बोल रहा है कि टाइम बहुत ही लिमिटेड है इसलिए वोट करते हैं। मैं वोट करता हूँ इस औरत के जिसके पेट में बच्चा है। वो वैसे भी आगे वाले मिशन में हम लोग के लिए एक बोझ ही बन जाएगी। सब लोग उसको बोलने लगते हैं यस आफ्टर ऑल ये हम लोग का पहला चैलेंज है, ऐसे लोग को ही बाहर निकालना चाहिए। वो अपना सर पकड़ लेती है कि हूँ नोस कौन इसके लिए इंतजार करेगा। बट वो चिल्लाती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोग अभी भी इंसान हो ना, तुम लोग इंसान हो कि नहीं। ये डिजायर वर्ल्ड है, हम लोग यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग क्रूएल हैं? तुम्हारे बारे में क्या है? तुम भी तो अपनी जान बचानी चाहती हो, हम लोग को ब्लैकमेल करके तुम्हारे पेट में बच्चा है इस बात के। तुम भी तो क्रूएल हो। वो अपना सर पकड़ के हो रही होती। सब कहते हैं कि यस मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी इसको फेंको, उसको बस से निकालो इसको। सब लोग देखते हैं उसको दरवाजा खोल के बस से निकालने लगते हैं, बस से फेंकने लगते हैं। कह रहे हैं कि ब्रिज ऑलमोस्ट आने वाला है। वो कंडक्टर बोलती है इधर से। एमसी मन में सोच रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है इसका किसी तरह का गोल अचीव हो गया, गोल कंप्लीट हो गया मे बी। वो चिल्ला रहे थे प्लीज मेरी मदद करो। उसको फेंक ही देते हैं। उसी दौरान हमारा एमसी आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है और वापस ले आता है बस पे। एमसी बोलता है कि तुम लोग ने कहा था ना जब तक सब वोट ना करे तब तक कुछ नहीं होगा, मैंने भी तो वोट नहीं कराया। तो कहता है कि तुम्हारा वोट मैटर भी करते हैं। बाकी सब लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ सबका वोट हो गया है, सबका डिसीजन बन गया है, यहाँ पे उसकी जगह तुम्हें मरना है तो तुम जाके छलांग मार लो। तो बोला था तुम लोग का लॉजिक बहुत ही शुरुआत से ही गलत था। उसने कहा था कि यहाँ पे बस से किसी एक बंदे को जाना है, बट उसने ये तो नहीं कहा था हम में से ही किसी को जाना है। हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या प्लान बना रहा है एमसी। तो बोलते कि 1 मिनट से भी कम का वक्त बचा है इससे पहले कि हम लोग ब्रिज पे पहुंचे। अगर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे, उसको फेंकोगे नहीं, तुम लोग का काम लग जाएगा। एमसी कह रहे हैं कि ये देखो पैनिक होने लगी है, मन में सोचता है। एमसी कहता है कि ध्यान से सोच के बारे में, ये टीम के लिए है पूरा। तो ये तुम सोच नहीं सकते कि हम लोग को जरूरी थोड़ी कि हम लोग अपने टीम से मतलब ह्यूमंस में से कोई फेंके बस के बाहर। ये भी तो सामने खड़ी, हम लोग इसको भी तो फेंक सकते हैं। सब लोग अग्री करने लगते हैं कि हाँ अरे हम लोग तो पहले सोचा नहीं इसके बारे में। वाह मैं भी अग्री करता हूँ। सब लोग अग्री हो जाते हैं, उसकी तरफ घूरने लगते हैं सब लोग। उसकी फट जाती तू
साले। और देखते हैं कि एमसी कहता है कि नो प्रिंसेस प्लीज बस से बाहर जाइए, बस से उतर जाइए। इधर वो पैनिक होने लगती है, कहती है कि नो नो तुम मुझे फोर्स करके यहाँ से बाहर नहीं फेंक सकते। एमसी बोलता है कि जब मैं बस पे चढ़ने वाला था तब मैंने तुम्हें जब चाटा मारा था तुमने मुझे फाइट बैक नहीं करा था फॉर सम रीजन। अगर मैं गलत नहीं तो रूल कुछ ऐसे हैं कि हम जो पैसेंजर है उनको अटैक नहीं कर सकती। दो तो ओके आने लगते हैं एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए। तू साले। एमसी बोलता है कि मैं साला, और उसको पकड़ता है मुंह पे, कहता है कि तुम्हारे जैसा कोई हमारे साथ कैसे रह सकता है सेम लेवल पे। उसको फेंक देता है बाहर और वो निपट जाती है, नीचे गिर जाती है। इधर बाकी सब बोल लेते हैं कि ऐसा लग रहा है हम लोगों ने टेस्ट पास कर दिया है। तो दूसरा बोलता है कि यार मैं सोच रहा था अभी हम लोग कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को बस के बाहर फेंक सकते थे। दूसरा बोलता है कि यार सही बात। दूसरा बोलता है ग्रेट, लगता है कंडक्टर को बस से फेंकना हम लोग के लिए काम आ गया। अचानक से एमसी के सामने कुछ पावरफुल चीजें आने लगती हैं। एमसी बोलता है कि ये क्या है, क्या लूट है यहाँ का। तो उस पर लिखा होता है कि यंग मैन बस पे चढ़ो, तुम बस पे चढ़ोगे तो तुम्हें एक इवल स्प्रिट की पावर मिलेगी। तो हमें एमसी कहता है ये मेरे दिमाग में क्या दरदरी बड़ी बातें चल रही हैं, क्या कोई प्रॉपर आइटम है क्या। कुछ उसके सामने आइटम भी होता है, ये कुछ समनिंग आइटम मुझे लग रहा है। बल जो भी हो अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी वैसे कुछ हर जगह में लोग गिरा ही देता हूँ, इसलिए आई डिजर्व दिस। ब्रेक लगते हैं बस के और बस रुक जाती है। तो सब लोग कहते हैं ये क्या बस रुक गई, हम लोग को ये उतरने कह रहे हैं क्या। एमसी बोलता है कि नेक्स्ट गेम अब शुरू होने वाला है। वो देखते हैं वो सब एक जगह पे आते हैं जहाँ पे दरवाजा होता है। सबसे पहले हमारा एमसी बाहर निकलता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जैसे बाहर निकलती है उसको एक डॉल दिखती है और देख के थोड़ा डर जाती है, चौंक जाती है। वो बोलती है घोस्ट। उसी दौरान हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे एक औरत ना शीशे में चेहरा देख के चिल्ला रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। नो नो ये सही बात नहीं है, ये सब उस साले की गलती। मैं उसको मार डालूंगा, मैं चाहती हूँ उसको मरा हुआ देखना। ये मुझे लग रहा है वही जो अभी बस कंडक्टर थी, शायद वही है ये। आई डोंट नो, अभी आगे स्टोरी में पता चलेगा ना। इधर वो प्रेग्नेंट लेडी जैसे बोल रही होती है घोस्ट है, तो सब चौंक जाते हैं क्या घोस्ट है। तो बट एमसी उसको डॉल को किक करते हैं, कैसे कुछ नहीं है बस एक रैग डॉल है, पागल मतलब पुरानी डॉल है। एवरीवन एक के बाद एक आराम से बस से नीचे उतरना, किसी को धक्का मुक्की मत करना। सब लोग बस से उतर जाते हैं, बस अपने आप चल के वहां से चली जाती है। वो माल वाली मैम कह रही होती है कि ये बस तो ऐसे चली गई, अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे यहाँ से। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले तो यही अनसर्टेन है कि हम लोग जिंदा बचेंगे कि नहीं। दूसरा बोलता है कि क्या अब हम लोग मरने वाले हैं यहाँ पे। ये जगह लग भी काफी क्रीपी रही है और हमें दिखाया जाता है कि ये होता है ब्लड स्टेन एल्डरली होम, ये मतलब बूढ़े लोगों का अस्पताल होता है ये। अचानक से एक बंदी आती है, हम लोग को पैर दिखता है, कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या फस फालतू की बातें कर रहे हो। उसकी चेहरा दिखता है तो बोलते है कि तो तुम लोग हो इस बार के वॉलंटियर, मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ और ये भी कुछ माल है कि नहीं। कहती है कि मुझे फॉलो करो। तो सब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। वो बोलती है कि तुम लोग बहुत ही सही टाइम पे है, वो बूढ़े ओल्ड गीजर बहुत ही भूखे हैं इस वक्त। एमसी मन में सोचता है कि ये बड़ा अजीब साउंड करा जो उसने भी बोला भूखे हैं। अचानक से वो माल वाली लड़की होती है वो एमसी के गले हाथ में लग जाती है, कहती है ऑल राइट कोई डरने की बात नहीं है। एमसी बोलता है कि इट्स नॉर्मल, यहाँ पे डरना बहुत ही नॉर्मल है, तो तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं सीलिंग छत होती है उस पे से हाथ निकले होते हैं, तो भाई डरेंगे तो सब है। ये टर्न्स आउट कि ये थोड़ा बहुत स्कैरी तो है ही। बताया जाता है सबको एक एक रूम दिया गया है जहाँ पे उनका काम है उनको। तो रूल ये है कि यहाँ पे हर जो कमरा है उस कमरे के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि क्या काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, और अगर तुम लोग ने रूल ब्रेक करे तो तुम लोग मारे जाओगे, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। अचानक से आवाज भी आ रही थी अलग अलग कमरों से कि मैं भूखा हूँ, जल्दी करो चेस्टी जल्दी करो। वो आगे बता रही थी कि फर्स्ट फ्लोर पे दाहिने साइड पे कम्युनल किचन भी है और सब किचन का सारे रूम में एक एक बाथरूम भी है अपना पर्सनल। वैसे हम लोग यहाँ पे सिचुएशन काफी स्पेशल है, इसलिए तुम लोग की बात बहुत ध्यान में रखना। और देखते हैं कि वो लोग आ जाते हैं बूढ़े लोगों की लॉबी में जहाँ पे बूढ़े लोग के कमरे होते हैं। अचानक से वो सारे पन्ने निकालती हवा में बढ़ा देती है, कहते हैं कि ये है तुम लोग के टास्क आज के लिए, नाउ जाओ और इन टास्क को कंप्लीट कर लो। वो लोग ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। सब लोग पेपर को पकड़ने लगते हैं, कहते हैं और हाँ मैं भूल गई थी, इससे पहले कि डार्क हो सब लोग अपने कमरे में ही रहना और ज्यादा बाहर मत निकलना, और बेहतर ये भी होगा कि तुम लोग रात में बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में मत सोना। एमसी वहाँ पे पहुंच जाता है दरवाजे पे और वो 200 नंबर अपना कार्ड देखते हुए बोल रहा होता है कि डायरेक्टर ने इतना बड़बड़ाने के बाद ये तो बताया नहीं कि हम लोग का पैसा मिलेगा कि नहीं। इतना काम करने के बाद देते हैं। दरवाजे पहुंचता है तो उस पर वही नोट लिखा होता है, उसका जो ड्यूटी होती है। पता नहीं अजीब चीजें लिखी होती है कि शांत, इरिटेबल, गंदा और फुल्ली कुक्ड। एमसी कहते हैं क्या शांत, इरिटेबल, गंदा, फुल्ली कुक्ड, क्या चूतिया पर लिखा है यहाँ पे। पर जो भी हो पहले तो हम लोग किचन पे चलते हैं जाके। अगर मुझे याद है तो किचन शायद फर्स्ट फ्लोर पे था जैसा डायरेक्टर ने कहा था, और जाते वक्त हम लोग देख सकते हैं ध्यान से तो उसको कोई आंख देख रही होती है बहुत बड़ी सी। एमसी जिस कॉरिडोर से पास हो रहा होता है नीचे जाने के लिए तो वहाँ से बहुत अजीब आवाजें आने लगती है कि बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, नो 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 मुझे बहुत भूख लगी है, और डिलीशियस और चाहिए, कम ऑन। अजीब सी आवाजें आने लगती है। एमसी सोचता है कि इस टास्क को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग ने अच्छे से ख्याल नहीं रखा उन बूढ़ों लोगों का तो ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। किचन की साइड आते हैं तो इधर सब लोग किचन पे खाना बनाने के लिए लगे होते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि लियो तुम क्या कर
रहे हो, तो जो अंदर चश्मा लगाया होता है उसका नाम होता है लियो। वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बोलता है कि नो नो, तुम मिसअंडरस्टैंड कर लो मेरी बातों को, एक्चुअली मैं कुकिंग स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कुछ भी बनाने में। वो कहता है कि वो एमसी मन में सोचता है कि वेल जो भी हो, अभी हम लोग पहले सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया स्टेक बनाते हैं उस बूढ़े आदमी के लिए। इधर टाइम वो लोग बात कर रहे थे तो बोलता है कि बाय द वे लियो, तुम्हें पता है कि रूम 101 से एक बहुत जोर से ब्लड निकल रहा था, दिखता हुआ? तो बोलता है कि यस मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि कोई वहाँ पे जो ड्यूटी करने गया था उसकी ड्यूटी थी शायद क्लीन करना कमरे को, बट वो नहीं कर पाया और इंस्टेड वो खा लिया गया, उसका काम लग गया है। वेल जो भी हो, तुम मेरे लिए थोड़ा सा मीट जो है स्टर फ्राई कर दो उसको और उसमें लॉट ऑफ चिलीज मिला देना, क्योंकि जिस ओल्ड लेडी की मुझे ड्यूटी मिली उसको स्पाइसी फूड बहुत ही पसंद है। इधर हमारा एमसी बहुत ही तगड़ा खून बनाया जा रहा होता है, आई मीन फूड बनाया जा रहा होता है। वो उधर देखते हैं वो जो बंदा होता है लियो, आगे बोल रहा होता है कि एक्चुअली ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं डिजायर वर्ल्ड में आया हूँ। हमारे एमसी उसकी बात में थोड़ा ध्यान देने लगता है, बट वो अपना बना रहा होता है। इधर बोल रहा होता है कि बट एवरी टाइम जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ इस बार हर चैलेंज बहुत ही अलग है, इसलिए मैं माप नहीं पा रहा हूँ कि डेंजर किस लेवल का हो सकता है या फिर मैं उसको किस तरह से अवॉइड करूँ। हाउएवर मैं यहाँ पे इतनी जल्दी तो गिव अप नहीं कर सकता। यार एमसी अपना तगड़ा खाना बना रहा होता है और नमक डाल के आ रहा होता है कि यार एकदम गोल्डन फ्राई, बगल में जो बच्चे हैं उनके तो मुंह से राल टपकेंगी। इधर लियो बता रहा होता है कि बदर तुम्हारी इच्छा हो या विश हो, अगर तुम लोग एंड तक इस गेम को ले जाते हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि कभी भी मरे को रिजरेक्ट मत करने की कोशिश करना। तो बंदा पूछता है कि ये क्यों? रिजरेक्ट मतलब वापस जिंदा करना। तो बोलता है कि क्योंकि एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा लाइफ में नहीं आ सकता। तुम कैसे इतना श्योर हो सकते हो कि जो पर्सन मरा हुआ है वो सेम पर्सन है वापस जब वो फिर से जिंदा होगा? तो एक बंदा बोलता है कि ब्रो तो तुम ये कह रहे हो कि जो वापस जिंदा होगा तो वो क्या घोस्ट बन के जिंदा हो गया? तो बंदा बोलता है कि आई डोंट नो। लियो बोलता है आई डोंट नो वो क्या होगा, बट मुझे ये जरूर पता है कि वो सडनली ह्यूमन तो नहीं होगा, इंसान नहीं होगा। वो आगे बोल रहा था कि आई अंडरस्टैंड कि ओनली जो लोग डेथ के बहुत ही क्लोज होते हैं या उन लोग के डिजायर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं वही लोग डिजायर वर्ल्ड में आ पाते हैं। जब तुम लोग अपने डिजायर के साथ बहुत ही ज्यादा कंज्यूम्ड हो जाते हो तो तुम्हारे लिए मौत एक राहत जैसा महसूस होती है। एमसी उसकी बात पे थोड़ा मतलब गौर करता है। इधर देखते हैं कि एमसी उस रूम में पहुंच जाता है, रूम 2 और 3 पे उसका खाना देने के लिए बूढ़े आदमी का। कहता है कि हेलो मील रेडी है, बट दरवाजा कोई बोलता नहीं है तो हमारा एमसी दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। अंदर देखते हैं बूढ़ा आदमी बैठा होता है, कह रहा होता है एमसी की टाइम टू ईट। वो बंदा उठ के चल के आता है किसी तरह खाना खाने के लिए, वो खाना बहुत अजीब तरीके से खाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि आराम से खा बे वरना चोक वोक कर देगा। एमसी मन में सोच रहा था कि ये टास्क तो काफी सिंपल होगा, जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा। मुझे लगता है मैं थोड़ा लकी हो गया। वो सोच ही रहा होता है बट वो आ जाता है जानवर, बहुत जोर जानवर ही मुझे लग रहा है ये। एमसी के पेट पे अटैक कर देता है, पेट पे छींट-फाड़ मार देता है। एमसी कहता है कि अबे साले तुझे अगर टेस्ट नहीं अच्छा लगा तो ये बोल देना चाहिए था ना, मेरे पूरे इंटेस्टाइन क्यों हिलाने लग रहे हो अंदर से पेट में हाथ डाल के। इधर देखते हैं वो पेट में हाथ तो डालता है बट उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है क्योंकि उसके सारे पार्ट तो निकाल दिए गए हमारे एमसी के। बेचारे के फेफड़े के अंदर के वो भी लंग्स भी निकाल दिए गए। वाह। वो बीच चौक जाता है, फिर से हाथ डालता है दूसरी जगह बट उसको कुछ नहीं मिलता है। वो बोल रहा था कि अब्बा अब्बा। एमसी कहता है क्या ये चूतिया इंसान भी है क्या? एमसी कहता है उससे कि तुम्हें बहुत ही पसीना निकल रहा होगा और कुछ धुआं भी निकलने लगता है उसके मुंह से। कहता है कि किसको पता था कि तुम मरने के बाद भी तुम्हें बहुत अंदर से खाली होगा, मतलब अपनी बात कर रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि सबको मेरा थोड़ा पीस ही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हेलो किटी हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा? और बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग एनर्जी निकल रही होता है हमारा एमसी के पास से। वो बोलता है कि तुम अब अपने बाप से ऐसे बात करोगे? उसका एक ध्यान पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। जमीन में चिपका देता है। कहता है कि खाना जो बना है वो चुप्पे चाप खा लो, इतना नखरे मत करा करो। उसके सर से देखते हैं एक ही बार में खून निकल आता है। हम हमसे फिर पकड़ता है, जमीन बहुत जोर से चिपकाता है। कहता है कि तुम्हें खाना खाना है ना, ले अब तू खाए खाना। उसकी खोपड़ी से खून और भी निकल रहा होता है। बोल ही रहा होता है। हम हमसे बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है? अभी भी तू भीख नहीं मांग रहा है मेरे सामने। उसका फिर जमीन में घर चिपकाता है बहुत जोर से। वो बोलता है अब्बा 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 डब्बा चब्बा। एमसी बोलता है कि ओह डियर मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। इधर से देखते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो हमारे एमसी के कमरे में आती, कहती कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एमसी की मदद लेने आती है बट जैसे ही वो देखती है साइट, एमसी ने उस बूढ़े आदमी का काम लगा दिया होता है। इतना मारा था कि साले का खून पूरे कमरे में बह गया होता है। वो देख के चौंक जाती है बहुत जोर से। एमसी जैसे देखता है इधर तो लड़की एकदम बेहोश हो जाती है, वहीं पे गिर पड़ती है। वापस देखते हैं हम ध्यान से देखो तो एमसी के पीछे एक ब्लैक इवल स्पिरिट का ऑरा भी होता है। वो कह रहा होता है एमसी की वैसे मेरा टास्क तो ये था कि मैं तुम्हारा केयर करूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँ, बट मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर यहीं पे फोड़ दूँ। और वो देखते हैं वैसे इधर जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि अब अब्बा डब्बा चप्पा भाई यही बोल रहा होता है। पीछे एवल स्पिरिट बोल रही होती है कि दैट्स राइट, उसे मार दो मैं चाहता हूँ। अचानक से बोल ही रहा होता है बट वो अचानक से गायब हो जाता है एमसी के पीछे से। एमसी कहता क्या 3 मिनट खाली, ये मुझसे मजाक कर रहा है क्या ये साले? एमसी कहता फाइन मैं फिर से समन करता हूँ, समनिंग एबिलिटी को यूज करता हूँ। बट अचानक से उसको पता चलता है कि इवल स्पिरिट का टिकट पड़ता है और अब इस वक्त उसका इंटरवल चल रहा है। वो सिर्फ तुम हर 3 घंटे के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो और अभी हमारा एमसी सिर्फ 3 मिनट तक ही समन कर सकता है। कहते डैमेज यार इसका अभी कुछ
कूल डाउन टाइम भी होता है? वेल सर प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, जस्ट मेरा थोड़ा दिमाग सटक गया था, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं है। इधर देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बहुत डर रहा होता है उससे, वो मांगने लगता है अप्पा अप्पा डब्बा चप्पा। एमसी बोल रहा है कि ये क्या, ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है क्या, मुझे डरने लगा है क्या? वेल जो भी हो, सो तुम अब खाना खाओगे कि नहीं? वो कहता है अप्पा अप्पा चप्पा, वो खाने लगता है उसको जब भी मीट होता है उसको। एमसी बोल रहा होता है कि दैट्स राइट गुड बॉय, वो इधर खा रहा होता है खाना। मन में सोच रहा होता है मेन कैरेक्टर की ऐसा लग रहा है एविल फ्रिट जब किसी के ऊपर कब्जा करती है, हमारे जैसे एमसी के ऊपर भी समन हुई थी, वो किसी दिमाग के ऊपर असर डालने लगती है। तभी मैं कहूँ इसको मारने की लगा पकड़ के ऐसे फालतू का काम करने लगा। मुझे ऐसे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसलिए जो अभी एविल स्प्रिट वाला टिकट है, मतलब जो भी मेरी एक्टिविटी है एबिलिटी, उसको भी छुपा कर रखना चाहिए और एज एस इस्तेमाल करना चाहिए। इधर वो औरत को अंदर लेके आता है, थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। एमसी कहते हो तो हो भी गई तुम, वो बहुत से चक्की बचाओ बचाओ हेल्प हेल्प। बट एमसी कहता है अरे शांत, मुझसे डरो नहीं, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारी टीम में ही हूँ। और कुछ चीजें उनको हमेशा सीक्रेट रहना दिया चाहिए। बाय द वे ये जान लो कि मैं एक गुड पर्सन हूँ, सो क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे जो तुमने अभी देखा? वो बोलती कि यस मैं सीक्रेट रखूंगी। तो हमसे बोलता है कि वैसे तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी इसलिए तुम यहाँ आई थी? तो बोलते कि यस प्लीज मेरी मदद कर दो, बस प्लीज मेरी मदद कर दो, जो चाहोगे मैं वो करूंगी तुम्हारे लिए। एमसी मन में सोचता है कि ये प्लेस काफी डेंजरस है और इवल स्प्रिट का जो अभी इंटरवल टाइम भी चल रहा है, तो मुझे बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। वो बोलता है ये ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करूंगा बट मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, और हाँ मैं अपनी जिंदगी भी खतरे में नहीं डालूंगा। औरत बोलती कि यस थैंक यू। एमसी बोलता है गो हेड, तो बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है? तो बताती कि मेरा टास्क एक्चुअली जो था उसमें मुझे एक बूढ़े आदमी ली की बैग साफ करनी थी, मतलब पीठ साफ करनी थी। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है हॉल के अंदर। सब अपनी कहानियां सुना रहे थे कैसे कोई अपना मिशन नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, सारे जो बूढ़े लोग हैं सब मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी कान काट लेते हैं, किसी गर्दन काट देते हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है लोगों को काम करने में। ये साला किस तरह के टेरिफाइंग चैलेंज इधर देखते हैं। जो ल्यू होता है वो आता है, उसकी तो एक टांग ही अलग हो चुकी होती है, लंगड़ा बन गया होता है। सब लोग कहते हैं ल्यू तो तुम ठीक तो ना? वो बोल रहा होता है कि यार जस्ट एक पैर मेरा खो गया है क्योंकि उसने काट लिया था, बट हाँ फिर भी अभी मैं जिंदा हूँ। ये तो अभी शुरू, एक बंदा बोलता है ये तो साला अभी शुरू हुआ था, इतने लोग गायब हो चुके हैं, निपट चुके हैं। बाय द वे वो टफ बंदा कहाँ है जो बस पे था? हमारे एमसी की बात कर रहा होता है। हमने उसको कब से नहीं देखा, मैं भी उसका भी काम लग गया क्या? इधर देखते हैं डायरेक्टर आ जाती है तो बोलती है तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम लोग ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए क्या? उसको देखते हैं पूरे बॉडी पे खून लगा होता है और मुंह पे भी खून लगा होता है, साफ कर रही होती है। इधर देखते हैं कुछ लोग बोल रहे थे ये क्या, उसके पूरे शरीर पे ब्लड कैसा, क्या इसने भी किसी को खा लिया क्या? तो एक बंदा बताता है कि अगर हम लोग ने अपना टास्क फिनिश नहीं करा तो हम लोग खा लिए जाएंगे क्या? बट ये सारे टास्क तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। वो बोलते कि इवन अगर तुम अपना टास्क फिनिश ना करो ये बात मैटर तो नहीं करती, क्योंकि तुम लोग जो हो वॉलंटियर्स, तुम लोग टास्क को अपने भले अच्छे से ना कर पाओ लेकिन खाने में तुम लोग बहुत ही अच्छे हो गए। वो लोग कहते क्या क्या खाने में अच्छे, ये क्या फालतू की बातें कर रही है, ये हमें कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रही। इधर से देखते हैं डायरेक्टर उन लोग को देखती ही थी, हमारा एमसी आ रहा था और बोल रहे थे हे तुम दोनों वहाँ पे जो दूर खड़े हॉल पे में वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? एमसी बोल रहे थे ऑफ कोर्स हम लोग जस्ट यहाँ पे खड़े खड़े तुम्हारी एडमिरेशन कर रहे हैं डायरेक्टर आप बहुत ही क्यूट हैं, आपकी जैसी ब्यूटी को हम लोग यहाँ पे देखना है, कैसे हम लोग नहीं देख सकते इतनी स्टनिंग औरत हम लोग के सामने खड़ी है। वो लड़की मन में सोच रही थी औरत प्रेग्नेंट, ये क्या सच में ऑफिशियल डिपार्टमेंट से चीज। वो एमसी के पास आती है कहती है मक्खन लगा के बात करते हो। वैसे मैं तुम्हें पे रिमाइंड करने वाली हूँ कि अगर तुम लोग ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा और कोई कंप्लेन आई तो मुझे बुक की तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा। कुछ बुक में हो सकता है कोई हो इंस्ट्रक्शन लिखे। आगे बोलती है कि अभी भी रात होने में 2 घंटे बचे हैं, सो जिन लोगों ने अपना टास्क अभी तक नहीं कंप्लीट करा है जल्द से जल्द करो, अपना काम पूरा करो। और हाँ बूढ़े लोगों को ज्यादा देर तक वेट ना कराना। और हाँ रात में मैं तुम्हारे लिए आऊंगी। एमसी से बोल रही थी उसके कान में। वो बोल रहा था एमसी क्या ये सच में सीरियसली ले लिया मेरी बात को? मैं तो जस्ट मजाक में ऐसे कह रहा था ब्यूटी व्यूटी, समझ रहे ना किस काम के लिए रात में आएगी। आप लोग समझ गए। तो आगे मन में सोच रहे थे क्या मैंने सच में उसका दिमाग में हिला दिया है यार, मुझे कोई इवल स्पिरिट के द्वारा नहीं राइड करना है यार। चलो बाकी लोग एमसी को देख के बोल रहे थे कि हे तुमने क्या अपना टास्क कंप्लीट कर लिया क्या, तुम्हें चोट वोट नहीं लगी कहीं? एमसी बोलता है कि वो आई गेस थोड़ा लकी था मैं। तो सब बोलने लगते हैं हाँ लकी, ऐसा लग रहा है तुमने सच में टास्क अपना कंप्लीट कर लिया है क्या? कोई तुमने मतलब मैकेनिज्म फाइंड कर लिया इस गेम को कंप्लीट करने का? हम लोग को बता दो यार। ल्यू भी आता है सामने, मिस्टर ल्यू बोलते हैं कि आफ्टर ऑल हम सब भी ह्यूमन ही हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है कि यस सिंस तुमने उस प्रेग्नेंट लेडी को बचाया था, अब हम लोग को तो ऐसे मरते नहीं देखोगे, प्लीज मदद करो भाई। तुमने क्या कोई गेम में तरीका वरीका निकाल लिया है भाई? 2 घंटे बचे हैं, कुछ तो बता दो प्लीज, हम लोग भीख मांग रहे हैं तुमसे। एमसी मन में सोचता है कि मिस्टर ल्यू बहुत ही मॉरल ब्लैकमेल कर रहा है, इंसानियत वाला ब्लैकमेल हम लोग कर रहा है मुझे। तब बोल रहे थे भाई प्लीज मदद कर दो, कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो, हमारी मदद कर दो। एमसी कहता है शट अप सब लोग एवरीवन। तो उस औरत को यहाँ से लेके जाता है, कहता है कि इन पीपल से हम लोग को कोई भी लेना देने, किसी तरह का हम लोग को मदद भी नहीं देंगे या यूजफुल फील। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऑल्दो भले हमारे पास
कोई क्लू ना हो लेकिन तुम्हें डिजायर वर्ल्ड के बारे में नहीं जानना है। एमसी कहता है क्या, तो तुम शेयर करोगे उस बारे में हमसे? तो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगा अपना लास्ट एक्सपीरियंस जब मैं डिजायर वर्ल्ड में आया था। एक्सचेंज तुम हमें क्लू दोगे कि हम लोग इस गेम को कैसे कंप्लीट करें। बताने लगता है कि ये तब था जब मैंने पिछली बार इस गेम में देखा था, वो मुझे पता चला था डिजायर वर्ल्ड का सच्चा रूप। फिर ल्यू जो होता है वो अपनी इस तरह से बैक स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे जब रियल वर्ल्ड में रहता था तो उसको मतलब कुछ लोग मारने आते थे, बोल रहे थे कि तुम ये रिमाइंडर है लास्ट टाइम है, अगली बार से पे जरूर कर देना, तुम्हारे वरना हम लोग पैर सही से तोड़ेंगे। तो बताता है कि मेरा नाम है ल्यू ज़ेंगुई। अच्छा मुझे एक बात तय समझ में आई कि एक्चुअली चाइनीज मानवा होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मानवा नहीं मानवा है। सो आगे बताता है कि मुझे गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया था, मतलब जुआ खेलने का, और मेरा उसकी वजह से काफ़ी कर्जा बढ़ गया था, लोन वोन मैंने इतना ले लिया था ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। सो मैं अक्सर मार खाया करता था, अपने जो कलेक्टर्स होते थे डेप्थ लेने के लिए आते थे उनसे। तो उसने बोला नहीं था कि अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम डिज़ायर होता था तब डिज़ायर वाला का ऑप्शन आता है, या तुम मौत की कार पे होते तब। तो इसका बहुत एक्सट्रीम डिज़ायर था, गैम्बलिंग का एडिक्शन था, तो इसलिए इसके सामने भी डिज़ायर वर्ल्ड का ऑप्शन आ गया। तो बताता है कि लेटर वो जब एंटर हुआ डिज़ायर वर्ल्ड में और उसने कंप्लीट कर लिया चैलेंज, मतलब इसने कंप्लीट कर लिया था अपना चैलेंज, और उसका डिज़ायर था कि उसको 1 मिलियन वन जो भी चाइनीज़ करेंसी होती है उतना पैसा उसको मिले। बट उसको ये नहीं पता था कि आफ्टर जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आया उसका डिज़ायर तो फुलफिल हो गया था, मगर उसके पिता जो थे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त बहुत ऊंचाई से ज़मीन में गिर पड़े थे, इसलिए कंपनसेशन में जो एग्जैक्टली 1 मिलियन उनकी पूरी मतलब जो हॉस्पिटल में सारे पैसे 1 मिलियन उसी में लग गए जितना इसने कमाया था डिज़ायर वर्ल्ड में आके। डिज़ायर तो फुलफिल हो गया था इसका, लेकिन उसका हमेशा प्राइस इसका पड़ा, और उसका प्राइस था इसके फादर की इतनी बुरी हालत। तो इसे पता चला कुछ भी अगर आपकी डिज़ायर वर्ल्ड की इच्छा पूरी होती है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा उसका। मेरे डैड अभी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं बिकॉज मेरे डिज़ायर की वजह से वो इतनी बुरी कंडीशन में आ गए हैं। इधर मन में सोच रहा था हमारा एमसी के ऐसा लग रहा है कि डिज़ायर वर्ल्ड जितना मिराकुलसली हम सोचते हैं उतना है नहीं, और इसमें सीमली बहुत ही मतलब रीजनेबल चीज़ें होती हैं इसमें। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा डिज़ायर है कि मैं अपने ऑर्गन वापस ले पाऊँ, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं वापस मेरे ऑर्गन मिलते हैं डिज़ायर फुलफिल होने के बाद, तो मे भी हो सकता है वो सड़ चुके हैं, रॉटन हो गए, या कुछ उन लोगों में जिनको ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो गए हैं, मतलब जिनकी बॉडी में ऑर्गन वापस जा चुके हैं, उनको ज़रूरत होगी, उनके निकल के आ जाएंगे वापस मेरे पास। तो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ बुरा प्राइस ही पे होगा, जहाँ तक ये बोल रहा है इसका मतलब ये है। इन एंड मुझे बैड आउटकम को मतलब हटाने की पूरी कोशिश करनी होगी, कुछ भी बुरा होने से बचाना होगा। इधर वो चिल्ला रहा था कि प्लीज़ हम लोग तुम्हारे आगे बैक कर रहे हैं, हम सबको 3 रूम के लिए रिस्पॉन्सिबल काम किया गया है, प्लीज़ मैं तो पहले रूम में मेरा पैर टूट चुका है, कट चुका है, इसलिए हम लोग बैक करें, प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ क्लू तो दे दो। बट वो बताता है कि आई एम सॉरी, मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं मतलब मैकेनिज्म नहीं फाउंड करा। मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने बता भी दूँ कि मैंने मार के उस ओल्ड मैन को समझाया था, तो अभी मुझे उस तरीके पे भरोसा नहीं, उस मेथड पे कि मारना भी काम करेगा। वो बोल रहा था कि प्लीज़ समझो यार, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसको लेके चला जाता है, गुड लक एवरीवन। और बोल रहा था कि हम लोग सिर्फ पता लगा सकते हैं उस ओल्ड मैन सही पूछ के, उसी से हमें कुछ क्लू मिलेगा। वापस रूम 2 और 3 में आते हैं तो वहाँ पे वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा डरा बैठा होता है। तो पूछती है कि तुम तो ऑफिशियल पर्सन हो, मतलब मेंबर उस डिपार्टमेंट के, तो तुम डायरेक्ट उन लोग की हेल्प क्यों नहीं कर देते हो? बोलता है कि वाह, तुमको उन लोग ने बस से फेंकने की कोशिश करी है ना, तुम लोग उसी की मदद कर रही हो, तुम उसी लोग की मदद करने की कोशिश कर रही हो। ऊपर से मैं कोई रियल मेंबर थोड़ी ऑफिशियल, मैं तो जस्ट एकदम मतलब एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं फेक हूँ यहाँ पे, समझा करो। तो कह रही थी कि जो भी हो, अगर इट्स कम टू दिस, मुझे अपनी भी मदद करनी है, क्योंकि मेरा भी डिज़ायर है, मेरा बच्चा होने वाला, मतलब प्रेग्नेंट होती है। मेरे हस्बैंड जो थे वो फायर फाइटर थे, नॉट लॉन्ग अगो वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में मारे गए थे। एज लॉन्ग एज मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी सब कुछ ठीक होगा, है ना? उससे पूछती है कि वो बोलता है यस सब कुछ ठीक होगा। उधर देखते हैं उस मास्टर को बुला रहा था जिसका कमरे में होता है, तुम इधर आओ। एमसी से पूछते हैं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी थी जब मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेके आया था। और उसको कहता है कि इस जो पेज दे रहा हूँ उस पर लिखो मुझे रीजन था क्यों। तो उसने लिखा होता है कि मुझे एकदम वेल कुक मतलब अच्छा सा पका हुआ मीट नहीं पसंद है, बल्कि उसके जो बेटे ने लिखा होता है, जो पेपर होता है, पता नहीं चिल्ड्रंस ने लिखा था पेपर के दरवाजे के ऊपर, वही उनके जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को यही करना है। तो पेपर पे उसके बेटे ने लिखा था कि मेरा फादर म्यूट है, शांत रहते हैं, उनका गुस्सा बहुत तेज चढ़ जाता है, बट उनको एकदम वेल कुक्ड बना हुआ अच्छा सा मीट पसंद है। तो डायरेक्टर ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन जो दरवाजे पे लिखी है वो उनके बच्चों के द्वारा लिखी गई है, बट जो ओल्ड मैन ने अभी जिसे मैंने इसे लिखवाया है वो तो टोटली अपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि इसको तो अच्छा बना हुआ मीट पसंद नहीं है। उस पेपर में बच्चे ने लिखा था दरवाजे पे कि मेरे पापा को अच्छा सा बना हुआ मीट पसंद है। तो कई एक ट्रैप था साले लोग। वो बोलते हैं कि तो इसका मतलब क्या हुआ जो इसने यहाँ पे लिखा है। तो एमसी बोलता है कि अगर मैं एनालाइज करता हूँ क्लू
ब्लू को सही से, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट मे बी इन लोगों ने, मुझे यहाँ तक पता चल रहा है जो गेट पे इन लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, मतलब जो बच्चों के द्वारा लिखी गई वो एक्चुअली एकदम गलत है और रिवर्स है, उसका उल्टा हम लोग को करना होगा, तब शायद अपोजिट जब हो जाएगा तो हम लोग डेंजर को अवॉइड कर सकेंगे। वो कहती है वो अच्छा ठीक है, फिर वहाँ से जा रही थी, कहती है फिर मैं भी अपना ट्राई करूँगा। इसका टास्क था पीठ साफ करना, क्या लिखा था पूरा तो नहीं पता, बट उसका अभी ये उल्टा अपोजिट करेगी जो भी लिखा था। इसी में सोच रहा था अगर लू ने जो कहा था वो सच है तो उस मैटर के हिसाब से अगर वो उसका बच्चा जो है गेम कंप्लीट करने के बाद सर्वाइव भी कर जाता है तो क्या सच में वो हेल्दी होगा भी या नहीं, अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, अभी बाकी चीज़ें बाद में देखें। उसको याद आता कि कैसे अबे यार वो भी आएगी साली डायरेक्टर मेरे से काम लेने के लिए, फिर वहाँ पे अपने कमरे में लेटा होता है, 2 घंटे के बाद वो सीन दिखाया जाता है। मन में सोच रहा था कि टास्क का टाइम तो कंप्लीट हो गया है, मतलब जो दिन भर में टास्क कंप्लीट करना तो उसका डे 1 का टाइम कंप्लीट हो गया है। आई होप कि यूली ने सर्वाइव कर लिया होगा। यूली जो है वो अभी जो प्रेग्नेंट लेडी गई थी, इधर उसके डोर पे नॉक होता है, एमसी चौक जाता है, ये कौन है, डैम डायरेक्टर सच में आ गई। डायरेक्टर देखते वही आ जाती है, ओल्ड मैन दरवाजा खोल देता है, कहते साले बूढ़े, और बोल रही होती कि ओ तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, कम ऑन अपनी लूना सिस्टर के साथ आओ, चलते हैं वॉक पे। वो मन में सोच रहा था कि ऑल्दो कूल डाउन टाइम जो है एवल टिकट का वो तो अभी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं समझ कर सकता हूँ विल स्प्लिट को, बट डायरेक्टली ऑब्वियसली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओल्ड मैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको हरा हो सकता ना पाऊँ ईगल स्प्लिट से भी। यहाँ पे क्या मेरा काम लगने वाला है कि मैं लगाने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता, यही तो मेन क्वेश्चन है। अभी मुझे अपने आप को बताना होगा और इसको आउटस्मार्ट करना होगा। तो बोलने लगता है कि अरे मैम प्लीज़ डायरेक्टर देखिए, मेरे मतलब जिप बनी हुई है मेरे शरीर पे, पूरी चैन बनी हुई है, मेरे दोनों इंजन एकदम खाली हो चुके हैं, मैंने किडनी एकदम खाली हो चुकी है, एक इंजन का मेरे दोनों इंजन निकाल लिए गए। लव प्लीज़ समझो मेरी बात, लव मैं यहाँ से नहीं जा सकता, बैड पीपल्स ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है। वो बोलते ये क्या चैन है क्या, वो बोलता है कि तुम्हें चैन लग रहा है, ये चैन देखने में तुम्हारी फैमिली में सब चैन होती है क्या ऐसे, यूजलेस थिंग। अच्छा ये बात सुनो, जो रूम 401 का वॉलंटियर है, मतलब जिसको टास्क मिला था रूम 401 का, इस रूम में जो बूढ़ा मैन होना चाहिए था वो मिसिंग है, इसलिए जाओ उसको डिंडो सोने से पहले। वो बोलता है कि ओ बट आपने तो कहा था अगर डार्क जब हो जाए तब तो बाहर मत निकलना, देखिए मैं बचपन से मुझे अच्छे से पैदा करा गया, बड़ा करा गया, तो मैं एकदम अपना काम सही से करूंगा। वो बोलती क्या कहा तुमने, बोलता अरे कुछ नहीं, मैं तो हमेशा से बचपन से एकदम प्रोफेशनल फाइंडर हूँ, किसी को भी ढूंढने में एकदम प्रोफेशनल हूँ। बोलते कि डोंट वरी, एज लॉन्ग एज तुम उसको ढूंढते हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुम्हें एक्चुअली एक रिवॉर्ड मिलेगा इस काम का, सो इसके बारे में चिंता मत करो। एमसी सोचता है कि अच्छा चलो सोचते हैं। जो रूम 401 का जो वॉलंटियर थी वो शायद वो लड़की थी जो मेरे बगल में बस में बैठी हुई थी। मुझे पता नहीं डायरेक्टर क्या चाहती है, मेरी चाहती है कि मैं लोगों की मदद करूँ या फाइंड करने में पीपल, या फिर चाहते हैं कि मैं जो लोग मरे हैं काब्स एक टास्क कंप्लीट करने में उनकी लाशें किनारे करूँ। वहाँ से भागते हुए बोल रहा था कि एनीवेज इन मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड स्पीड ही सब कुछ होता है, अभी मुझे यहाँ से भाग तुम फॉरवर्ड चार्ज करना चाहिए और जाके सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए, किसी की कुछ भी चीज़ सोचे बिना ऊपर जाने लगता है, जीने पे चढ़ने लगता है, ऊपर वाले प्लीज़ मुझे बचा लीजिएगा। वो ऊपर जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे फुटस्टेप्स तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे हैं, आई होप कि अट्रैक्ट ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने स्पोर्ट शूज़ पहने तो इससे ज़्यादा नॉइस तो नहीं होती है, किसी को आना तो नहीं चाहिए, बट उसको आवाज़ आने लगती है कि क्या ये हील्स की आवाज़ कैसी आ रही है। उसके बगल में अजीब से एक ईवल स्पिरिट आती है और वो बोलती है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए हैं। जीवन में सोचता है कि ये क्या है, एक घोस्ट, बट एक समन जब मैं हूँ, मेरे पास तो ऑर्गन्स भी नहीं, तो मुझे डरना तो वैसे नहीं होना चाहिए, बट वो जैसे जबान निकाल के उसको चाटती है। तो कहते नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे भागना चाहिए यहाँ से। कहते मैं घोस्ट से डरता हूँ, घोस्ट लेकिन मुझे हर्ट तो नहीं कर सकते है ना। वो ऊपर चलने लगता है, वो कहती है कि मेरे लिए रुको। आई सेड मेरे लिए रुको, नो वे, मैं यहाँ पे सिर्फ रुक नहीं सकता और इंतजार कर सकता हूँ अपनी मौत का, मुझे चुप्पे चाप यहाँ से एकदम मतलब चुप्पे चाप समझ लो निकल लेना चाहिए। लेकिन वो उसको पकड़ के रोकने लगती है अपने हाथ से भी। तो कहते हैं हाउ डेयर यू डीमन ह्यूल स्पिरिट, तुम एक एक्सपर्ट से लड़ाई करोगे, अब ऑल माइटी मेरी मदद करेंगे, अब देखो अब तो तुम्हें काम लगाता हूँ मैं। बिग मैंडी हमेंडी डीमन, मेरा हाथ में नहीं हिल रहा है, उसका हाथ एक्चुअली देखते हैं वो ह्यूल स्पिरिट बता रही होती है, कहता भाई मेरा हाथ तो एकदम नम ठंडा हुआ जा रहा है। वो बोलते हैं क्या कहा तुमने, वो बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो बोल रही होती कि डोंट रश, भाग क्यों रहो, मेरे लिए इंतजार करो, मैं बस हो ही गई, मैं बस एक साथ आ ही रही हूँ, ऑलमोस्ट डन। रुकने की ऐसी की तैसी मैं चला यहाँ से भागना, मेरा हाथ एकदम नम हो रहा है और टिकट को भी अभी मैं समझ नहीं कर पा रहा हूँ, भले मैं टिकट तो ना समझ कर रहा हूँ लेकिन मेरे पैर एकदम अभी खुले हुए हैं, मैं भाग सकता हूँ। जोशुरन ने एक बार कहा था अगर तुम उसको हरा ना पाओ तो उनके ऊपर स्प्रे कर दो, अगर स्प्रे ना कर पाओ तो चुप्पे चाप भाग जाओ अपनी टांगे पीछे करके। वहाँ से भाग के ऊपर आता है, कहता है अब तो थोड़ा मेरा हाथ थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। क्या वो उसको मैंने मतलब
मतलब भाग गया, उससे बच गया। बट देखते हैं उसके पीछे स्पिरिट होती है, कहता अबे ये टर्न्स आउट ये तो पूरा लिफ्ट मतलब जो भी ऊपर का चढ़ने वाला है ये सब ब्रोकन है। मन में सोचता है एमसी की वो बोल रही थी कि मेरे लिए रुको, मैं जुड़ने का इंतजार कर रही हूँ, मैं एक साथ आ जाऊँ। वो सोचता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे 3rd फ्लोर पे पहुँचा था तो उसके खाली फुट स्टेप दिखे, फिर आगे मैं एक और स्टेप बढ़ा तो उसके मुझे हाथ जान जबान पैर सब दिखने लगे। तो क्या उसके बॉडी पार्ट स्कैटर्ड है, मतलब अलग अलग है, टूटे बिखरे हुए हैं और वो खुद को एक साथ जोड़ रही है। भैया बेहतर ये होगा कि इससे पहले वो जोड़े खुद को, मैं यहाँ से निपट लेता हूँ। फिर मैं तो अंदर से एकदम डर गया था, अब मुझे थोड़ी सांस आ रही है यार। फिर वो वहाँ से आ जाता है 4th फ्लोर पे, देख रहा होता है यहाँ तो कुछ खून नहीं पड़ा, लुक्स लाइक यहाँ पे सिचुएशन 2nd फ्लोर से काफी अच्छी है। फिर आता है रूम 401 पे, जहाँ पे लिखा होता है दरवाजे के ऊपर मेरे डैड को भी अल्जाइमर है एंड उनको हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई खेलना पसंद है। वो ऑलवेज कर्टन जो होता है मतलब खिड़की के जो पर्दे लगे तो उनके पीछे छुप जाते हैं एंड हमेशा उनको पकड़ना वहीं से होता है। बट उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना काफी डेंजरस है, इसलिए प्लीज मत खेलना। वो सोचता है कि अच्छा हाइड एंड सीक डेंजरस है, अगर मैं पीछे वाले कंबाइन जो क्लू मुझे मिले थे उनको कर दूं तो इससे पता चलता है कि मुझे अभी हाइड एंड सीक खेलना चाहिए इनके साथ और ये डेंजरस नहीं होना चाहिए। अंदर जाता कि हेलो कोई है, हेलो एनीवन देयर। अच्छा उसने कहा था कि यहाँ पे खिड़की पे जो पर्दे लगे होंगे वहाँ के पीछे उठता है, यहाँ तो कोई पर्दा ही नहीं दिख रहा है। फिर अंदर जाता है, जैसे देखता है कि जहाँ मैं ढूंढूं जाके, तो जैसे ही बाहर निकल के देखता है यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बड़ा हिलता हुआ आ रहा होता है। अरे भाई बचाओ ब्रदर प्लीज मुझे बचाइए, सेव मी। और वही आ रही होती है लड़की, वो कहता है क्या, उसके चिपक जाती है बहुत जोर से। पूछता है कि एज लॉन्ग एज यू ओके तुम मुझे बताओ हुआ क्या यहाँ पे। और वो ओल्ड मैन जो रिस्पॉन्सिबल थी जिसके लिए तुम, वो उसका क्या हुआ। वो बोलती है कि मैं जिस ओल्ड मैन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसने इंसिस्ट करा कि वो हम लोग के साथ हाइडिंग मतलब छुपन छपाई खेले, बट जो क्लू था वो डोर में जो लिखा था वो तो एकदम अजीब हो रहा था, उसकी एकदम चिपकी होती है, आप देख सकते हैं कैसे हो। एमसी मन में सोचता है कि इसने तो हाइड एंड सीक खेला तो ये सही होना चाहिए ना, क्योंकि जो दरवाजे पे लिखा है इसने उसका उल्टा करा है। बट ये इतनी डरी हुई क्यों है। कुड इट बी जो क्लू मैंने बताया था यू लिंक को मतलब प्रेग्नेंट लेडी को, क्या वो गलत हो सकता है। देन मे बी कुछ उसका काम तो नहीं लग गया। बट इधर देखते हैं कि वापस कमरे में आते हैं, कुछ घंटे पहले की बात दिखाई जाती है जहाँ पे वो आती है पहले कमरे में। तो पहला राउंड हाइड एंड सीक खेल रही होती है, तो पूछी होती है कि तुम सही से छुपे हो ना। और देखते हैं बता रही थी टर्न्स आउट कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वहीं पर्दा जो होता है खिड़की के बगल में वहीं पे छुपा होता है वो। आफ्टर मैंने उसको एक बार पकड़ा, दूसरी बार हम लोग ने गेम करा, उसने कहा मुझे एक बार और खेलना है, तो उन्होंने एक बार और खेला, बट अगली बार 2 लोग बढ़ गए। फिर वो बताती है, तो हमसे बोलता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, तो बताती है कि 3rd बार 4th बार जैसे हम लोग खेलते गए बस बंदे बढ़ते ही चले गए, हर बार एक ना एक पर्सन जैसे ही लेवल खेलते 1% बढ़ जाता है और पूरी एक होल रो बन चुकी है आदमियों की। ब्रदर प्लीज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ ना, प्लीज तुम मुझे पसंद करते हो इसीलिए तुम आए हो ना यहाँ। तो कहता है क्या, तो बताती है कि प्लीज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से अब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। बोलता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझ लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट करने आया हूँ क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे भेजा है, और मैं कोई हीरो बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे किसी को कुछ काम करने, मैं वैसे जाके देख लूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो हमसे को धक्का दे देती है, कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, इवन इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जान गंवानी हो। कहता है क्या, तुम रूथलेस पुश, उसने धक्का दिया होता है। वो भाग जाती है, कहती है कि सॉरी स्ट्रेंजर, मेरा तुम्हें हार्म करने का कोई भी इरादा नहीं, बट जस्ट मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं है। हमसे मन में सोच रहा था कि ये पर्सन इवन एक प्रेग्नेंट वुमेन इससे कंपेयर में कितना ज़्यादा करेज रखती है, खुद तो ट्राई कर रही थी जाके अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। एज एक्सपेक्टेड वुमेन ओनली तुमको स्लो डाउन करती हैं, तुम्हारा टास्क की स्पीड भी स्लो करती हैं। तो जाता है, जैसे कर्टन खोलता है तो देखता है कई सारे हिप्पोपोटामस के फेस वाले बूढ़े लोग होते हैं वहीं पे, और बोल रहे थे कि तुमने हमें ढूंढ लिया। वो बोलते हैं कि हाउ मेनी सोल्स इन लोगों सालों ने खाई है कि ऐसे इतने बत्ते मोटे हो गए हैं। और बोल रहे होते हैं ना हम लोग का टर्न है कि हम लोग तुम्हें ढूंढे, ना हम लोग का टर्न है अग्री करो हम लोग के साथ खेलने के लिए, ये सब बोल रहे होते हैं। बोलते हैं कि 3 2 1 मिल गए तुम। और एमसी की बहुत जोर से आ रहे थे उसकी तरफ उसको खाने के लिए। इधर एमसी जो होता है अपना ईवल स्पिरिट टिकट इस्तेमाल करने लगता है, कहता है कि ये साले सिर्फ जवानों के ऊपर अटैक करते हैं। कहता है कि स्पिरिट आर्मर चलो कंबाइन हो मेरे साथ। कहता है कि मैं कम से कम 10 लोग को तो हराने अगर मुझे यहाँ पे लड़ाई करनी होगी उनसे। वो बोल रहे थे कि तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें ढूंढ लिया, उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो बोलता है कि भाई साले जा अपनी माँ को ढूंढ, उसकी मुंह पे चाटा मारता है बहुत जोर से, वो जमीन में चिपका देता है उसको। वो सब बोल रहे होते हैं फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें ढूंढ लिया, बाकी सब भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे। जिन्हों वो अपने मैमसिम बोलता है अपने मुंह से मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, सबको एक के बाद एक मार रहा था, बट एक पीछे से आ जाता है उसके शरीर से हाथ आर पार कर देता है। एमसी की मुंडी सटक जाती है। कहता है कि सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को हेट करता हूँ वो है मेरे अंदर खुदाई होना। उसकी मतलब देखो किडनी ने निकाली खोद खाद के, और उसको बहुत जोर से गुस्सा आता है। कहता है कि जो थ्रेड्स जो हैं जिसको मुझे रोक के रखे थे वो अब टूट चुके हैं, तुम सब मौत के लायक हो।
अपना स्किल इस्तेमाल करता है, कहता है कि मिल गए वो सब बोल रहे होते हैं वो लोग। बट एमसी देखते हैं सिर्फ आवाज़ें आती हैं, लगती हैं गा खून हर तरफ, और उन सब का काम लगा देता है एमसी। कहता है कि साले छोटे कीड़े मकोड़े, फिर जो भी हो इविल स्क्रिप्ट के 3 मिनट कंप्लीट होने से पहले ही मैंने इन सबको हरा दिया। अच्छा हुआ टाइम एक्सपायर होने से पहले सब कर दिया। बट अगले ही पल देखते हैं वो सब रीजनरेट हो जाते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं कुछ सेकंड्स में ही। एमसी कहता है कि क्या, अबे साले चीटिंग, तुम न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ उसके बारे में। वो बोल रहे थे कि मिल गए फाउंड यू। हम बोल रहे थे कि भाई पीछे मुड़ के देख लो, मूनलाइट कितनी अच्छी चमक रही है, वही देख लो कि हम लोग लड़ाई करना बंद कर देते हैं ना। हम देखते एक मिनट, मून, दैट्स राइट। ये ओल्ड मैन ये पूरे पागल हो जाते हैं जब उनके सामने ब्लडी मून अपीयर होता है आफ्टर डार्क। जब उसने कहा था डायरेक्टर ने कि अपने कमरे में ही रहना और तुम लोग बाहर मत निकलना, और मुझे जब इसने कहा तो वो सही साउंड नहीं हुआ। मे बी इसने पर्पस पे कहा था, क्योंकि अगर सब लोग अपने कमरे में रहेंगे और जब जो भी नॉर्मल हिडन बूढ़े लोग होते हैं उनके ऊपर मून लाइट पड़ती है तो पूरे पगला जाते हैं, बिजर्क बन जाते हैं, किसी तरह के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और उसने कहा था कि कमरे में रहना, बाहर मत निकलना, तो वो बिजर्क हो जाते कमरे के अंदर ही, तुम भी कमरे के अंदर होगे, वो तुमको मार डालेंगे इन द एंड। तो ये था उसका मकसद यहाँ पे। ये साली बिच डायरेक्टर ये सब हमको मरवाना चाहती, सारे ह्यूमंस का, कोई भी जान का इसको वही नहीं है फिक्र। तो देखते हैं वो सब आ रहे हैं, फाउंड यू, मिल गया। एमसी कहता है कि ये स्कीम तुम्हारी काफ़ी वक्त तक काम कर गई, बट नाउ इट्स ओवर। उनके ऊपर छलांग मारते हैं, के ऊपर एक जाता है और जो पर्दा पकड़ के पर्दा बंद कर देता है, और वो सब वहीं टिकल जाते हैं। बाकी सारे टिकल जाते हैं, और जो मेन ओल्ड मैन होता है वो आता था, कहता है कि अब चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, और ये रियल इंसान होता है। एमसी मैन सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड, हे अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम बेड में चले जाओ, हम लोग कल खेलेंगे हाइड एंड सीक, ओके। ओल्ड मैन कहता है कि बट तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते, ओके। वो बोलता है कि यार जस्ट अभी वेट करो मेरे लिए, मैं वापस आता हूँ और यहीं पे रहना। एमसी देखते हैं कि पर्दा जो होता है उसको निकाल देता है, उसी के ऊपर चढ़ा देता है। बताया जाता है कि ओल्ड मैन जो रूम 401 में फंसा हुआ था उसको एमसी ने बचा लिया है, और डीन को एक्सप्लेनेशन बस देना बाकी है। द ब्लडी मून है वो साला अभी तक गायब नहीं हुआ है, तभी इनकाउंटर बंद हो, इतने मॉन्स्टर बनना, डेंजर खतरा कम हो जाए, अदरवाइज हम लोग यहाँ से निकल चुके होते हैं। इविल स्प्रिट का टिकट का अभी 3 घंटे बाकी है वापस रीअपियर होने में। वेल जो भी हो, बेहतर ये होगा कि अभी हम लोग यहीं पे बैठे हो, इंतजार करें जब तक ये इविल मून जो है रेड कलर का ये गायब हो जाए, और इविल स्प्रिट टिकट है वो मेरे पास वापस आ जाए। इधर देखते हैं कि लोग दरवाजे में खड़े होते हैं, तो वो जो औरत भागी होती है लड़की कह रही होती है कि प्लीज मेरी मदद करो, बास्टर्ड, उसको बास्टर्ड बोलने लगती है एमसी को, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो साले बास्टर्ड, मेरी मदद करो, यहाँ मुझे मदद करो। एमसी बोलता है कि हाँ। उसके पीछे एक हाथ आता है बहुत बड़ा, वो चिल्लाती नो नो। एमसी कुछ पता नहीं चाइनीज में बोलता है, और वो बताता है कि बिसाइड अकेले भागने का तुमने यही पास चूज करा था। और 3 घंटे बाद एमसी जब कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली वहां से मूव करता है, और स्प्लिट टिकट भी इस्तेमाल कर लिया होता है उसने। बट उतनी देर में 3 घंटे बाद बताया जाता है उसका तो कुछ भी नहीं पता होता है। चिथड़े उथड़े देख सकते हैं, आँख वाँख पड़ी होती है, पैर पड़े होते हैं, मतलब कि पैर की सैंडल पड़ी होती है, और पता नहीं बोल रहा होता है कि हाथ जोड़ते हुए अमिताभ बच्चन का नाम पता नहीं क्यों ले रहा है। आई गेस की जो बड़ी सिस्टर थी, मतलब बड़ी सिस्टर से उसका मतलब ये, जब ये ऊपर चढ़ा था तो एक इविल स्पिरिट्स को इसने बोल नहीं रही थी कि वेट यहीं पे रुको, उसकी बात कर रहा होता है कि बोलता है आई गेस बड़ी सिस्टर ने इसको पकड़ के कहीं अपने पीस तो नहीं जोड़ लिए इसके अलग अलग करके। वापस हमें दिखाया जाता है वो टास्क कंप्लीट करने के बाद वो अपने रूम 203 में आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। वो बोलता है कि अप्पा वो शांति से बैठा होता है, और ऑथर बता रहे थे कि वाइल जो बाकी जो ओल्ड मैन थे वो सब मून लाइट में बदलने लगे, बट ये इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि ये मार खाया एमसी से। जो मार खाते हैं वो सीधे रहते हैं। वो बोलते हैं कि ओह इट्स बीन अ लॉन्ग डे, एमसी लेटा होता है और बोल रहा था ओल्ड मैन ज़रा ये लिखो कि कल तुम क्या खाना चाहते हो, अगर तुम्हें मार नहीं खाना है तो चुप्पे चाप प्यार से बताओ। वो बोलता है कप्पा टप्पा, और लिखा होता है जस्ट रॉ मीट, मतलब कुछ पका हुआ मीट नहीं खाना है इसको, एकदम कच्चा गोश्त खाना है इसको। बोलता है कि ऑल राइट देन, मैं तुम्हारे लिए कल बढ़िया सा इंटेस्टाइन निकालूंगा। बट वैसे तुमको ये अजीब सी चीज़ें खाने में और चीज़ें पसंद क्यों आने लगी? वो बोलता है गप्पा अप्पा, और फिर पेपर में लिख के बताता है एक्चुअली मुझे पसंद तो नहीं है रॉ मीट खाना, बट ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। एमसी बोलता है कि सो तुम इंटेंशनली इतना सारा मीट मंगवाते हो और बचा के रखते हो, बट ये तो सड़ रहा है। वो बोलता है गप्पा अप्पा, और आगे बता रहा था कि बिकॉज ये मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कब आएगा। मीट खाने के लिए इसका मतलब है। एमसी कुछ बोलता नहीं, मन में सोच रहा होता है कि तो ये अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है, बट इसे पता नहीं कि ये यहाँ पे छोड़ दिया गया है मरने के लिए, लेकिन यहाँ पे लव हेट जो भी हो सब चीज़ें बर्बादी होती हैं। तो ये है द रियल डिजायर वर्ल्ड। बाहर से सीन दिखाया जाता है ब्लडी एल्डरली केयर होम का सीन, मतलब ये नर्सिंग होम का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि पहली रात कंप्लीट हो चुकी है ब्लडी कॉर्नर एल्डरली केयर होम में।
नेक्स्ट डे हो चुका होता है और हमें बताया जाता है हमारा एमसी जब सब रूम में इकट्ठा होते हैं कॉरिडोर में, तो बताया जाता है कि कल रात से भी कम लोग बचे हैं। अब एमसी उस जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ढूंढ रहा होता है, कहते कहा गुड डे अभी भी जिंदा है। वो कहती कहा थैंक यू, अगर आप ना होते, आपने मुझे क्लू ना दिया होता तो मेरा तो काम लग गया होता। बोलता है कि इट्स ओके, मैं बस अपना गेस प्रोवाइड कर रहा था तुम्हें। तो पूछती है कि एकदम सिंस ये काम करके क्या हम लोग ये सबको बता सकते हैं। वो बोलता है कि सिंस तुमने खुद जाके हिम्मत करके अपना एडवेंचर एकदम करा है और ये अपना मिशन कंप्लीट करा है, सो तुम्हारी मर्जी है कि तुम बताना चाहो, ये तुम्हारे हाथों में। वेल फिर अचानक से डायरेक्टर आ जाती है। डायरेक्टर बोलती कि वाह, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लोग बचे हुए हैं। एंड पेपर अचानक से निकालती है, फेंकती है कि ये है तुम लोग के आज के टास्क, जाओ। आई होप कि मैं तुम लोग से कल भी मिल सकूं। अपनी जबान एकदम बढ़ाती है एमसी से, कहती है कि वांग मिंग, फाइनली मुझे अब यार एमसी का नाम पता चला है, इसका नाम है वांग मिंग। फिर भी मैं हो सकता है एमसी बुलाऊं इसको, ठीक है। तो वो बोलती है कि वांग मिंग इधर आओ, उसको अलग से देती है। कहती है कि ऑल जो वॉलंटियर जो 401 रूम में था वो मर गया, मतलब उस लड़की की बात कर रही होती है जो बिग वाली लड़की है, उसकी बात कर रही होती है। बोल रही थी बट तुम भी किसी तरह मैनेज कर पाए, उस ओल्ड मैन को बचा लिया, वैसे काफी अच्छा काम करा तुमने, ये लो तुम्हारा आज का रिवॉर्ड, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। बोलते अरे अरे ये तो ऑनर हो गया, आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया डायरेक्टर। बट उसको खींचती है, बोलती कि और मैं आज भी तुम्हारे कमरे में आऊंगी। वो बोलता है कि भाई ये इतनी हाश क्यों है मेरे ऊपर। बट जैसे बैग निकालता है देखता है कि ये क्या मनी है, ये क्या डिजायर वर्ल्ड में भी पैसा काम करता है क्या। तो लियो बताता है कि यस, डिजायर वर्ल्ड में भी एक करेंसी है जो चलती है। जब मैंने लास्ट टाइम डिजायर वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करा था तब ये मैंने चलते हुए देखा था, इसको कहते हैं विशिंग कॉइन। एमसी कहता है कि विशिंग कॉइन, खतरनाक डिजायर वर्ल्ड होने के बाद भी कितना फनी नाम रखा है। बट वो बता रहा था कि इसको अंडरस्टिमेट मत करना, लोग अपनी जान तक देने के लिए इसके लिए मतलब वो उछलते थे, इतना था पैसा ग्रैब करने के लिए बस। बट इन 9 जिन्होंने कोशिश करी सभी मारे गए। बट उनके एग्जैक्टली तुमने करा था कि तुमको डीन ने इतने सारे पैसे दिए हैं। वो बोलता है कि ओह, डीन ने जिस मुझे कहा था कि मैं चौथी फ्लोर पे जाऊँ और उस लड़की की मदद कर दूँ जिसको एक बूढ़े आदमी को मिशन कंप्लीट कराना था, उसका वही सब मैंने कराया था। तो बोलते हैं कि बाकी सब बोलने लगते हैं ये क्या कोई हिडन मिशन था क्या, बट 4th फ्लोर पे जाना वो भी रात में अकेले, भाई तुमने कैसे करा, कोई क्लू मिल गया। कहता है कि यार ये लोग। मिस्टर बोलता है कि एक मिनट सब लोग शांत हो जाओ। ब्रदर वांग, यस्टरडे जब मैंने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी डिजायर वर्ल्ड की, आई फील लाइक कि वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी, इसलिए अगर तुम हमसे कुछ क्लू शेयर करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूंगा जरूर। वांग मन में सोच रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड ये बंदे के पास अभी भी कुछ प्राइवेट बातें हैं। तो बताता है कि व्हाट डू यू थिंक, तू कहता है कि ठीक है। तो ये बताता है कि अगर मैं करेक्टली गेस कर रहा हूँ तो सब यहाँ पे, मतलब ये लियू बोल रहा होता है, अगर मैं करेक्टली गेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे सब लोग लिन्हा सिटी से हैं, लिन्हाई सिटी से। इन अदर वर्ड जितने भी लोग इस जगह में आके फंसे हैं वो सब एक ही सिटी से आए हुए हैं। द डिजायर वर्ल्ड में बेसिकली टारगेट करती है लोगों को एक रीजन से, मतलब एक जैसे एक सिटी हो गई या एक स्टेट हो गई, वहीं से कई लोगों को टारगेट करती है। तो एकदम से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो सोचती है एक मिनट, उस जब बस में उस बच्चे ने कहा था कि उसके पापा फाइटर फाइटिंग में लड़ाई करते हुए उनके वो बुरी चोट लग गई, तो उसके बगल में वो लड़का खड़ी होता है। तो उससे पूछती कि हे यंग मैन, अगर तुम लिन्हाई सिटी से हो तो तुम्हारे डैड क्या फायर फाइटिंग में सेंट्रल मॉल में जब लड़ाई कर रहे थे तभी उनके हादसा हुआ, इतनी चोट लग गई। वो बोलता है कि यस, बट आपको कैसे पता चला। तो बताती है कि मेरे हस्बैंड का नाम है क्विन हॉन्ग एंड वो भी वहीं पे लड़ाई करते हुए मारे गए थे। वो बोलता है कैप्टन क्विन, मतलब ये उसको जानता होता है उनको, वो तो मर गए, आई एम रियली सॉरी। वो आता है इधर मैंग उसके पास बोलता है कि तुम हमारी इस फैमिली के हीरो हो, तुम लोग सब लोग ठीक ही रहोगे। आगे वो बोल रहा होता है लियू, ब्रदर मैंग, अगर आपको भरोसा भी नहीं है मेरी बातों पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ तो तुम मुझसे फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हो, और जब हम लोग वापस डिजायर वर्ल्ड में जाएंगे, मतलब अपने वापस रियल वर्ल्ड में, तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा जो भी चाहिए। मेरे पास 1 लाख वॉन पैसे दूंगा जो भी इनकी करेंसी होती है। सिंस ये चाइना है, चाइना की करेंसी कुछ और होगी। बाकी सब भी कहना लगता है या मैं भी तुमको 30,000 दूंगा और 40,000 दूंगा, मैं 50,000 दूंगा। एमसी कहता है कि ये ठीक है, मैं तो इन लोग को ऐसे ही ओरिजिनली मतलब बता देने वाला था कि कैसे बचना है, कुछ जो भी क्लू मुझे पता चले थे, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं करा कि मुझे ये सब इतना बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो कहता है फॉरगेट इट, सिंस तुम लोग इतने मुझसे प्यार से पूछा सिंसियरली तो मैं तुम्हें मर्सीफुली बता दूंगा। क्लूज जो मुझे कल रात पता चले थे तो एक के बाद एक सारी बातें बता देता है कि कैसे रिवर्स करो काम जो लिखा है दरवाजे पे। बट नाउ वापस हमें सीन शिफ्ट होता है। नाउ हमें आज का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एमसी को दूसरे रूम का टास्क मिला होता है और आज का रूम होता है 204। उसमें बताया जाता है कि माने उसके जो कागज चिपका होता है उस पर लिखा होता है कि मेरी मदर को अल्जाइमर है। अल्जाइमर माने एक बीमारी होती है, इसमें लोगों को भूलने की प्रॉब्लम होती है, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो बताते हैं कि मेरी माँ को अल्जाइमर है और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भूल जाती हैं, वो तो टॉयलेट करना भी जाना भूल जाती हैं। ऑल्दो उनकी थोड़ी मतलब मेनेसिंग मतलब उलझी हुई गुस्से वाली पर्सनालिटी है, बट वो किसी को भी हर्ट नहीं करेंगी, सो डरने की कोई भी चिंता नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा मेनेसिंग पर्सनालिटी है और डरने की चिंता नहीं है,
अंदर दरवाजा खुलता है कि यहाँ कोई है, तो एकदम से अचानक से आता है बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा मुंह आ जाता है। एमसी का गर्दन पकड़ लेते हैं। वो बोलती है कि तो मेरी डॉटर कहाँ है, मुझे अपनी मेरी डॉटर से मिलना है, मुझे मेरी डॉटर कहाँ है, मेरी डॉटर। एमसी बोल वेल ये तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग है इसकी एज के हिसाब से, और ये कंटिन्यूसली मेरी नेक को दबाए है। ऐसे चलता रहा तो ये पूरी नेक को क्रश कर देगी। वो बोल रही होती है कि मेरी डॉटर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगी। वांग मन में सोचता है कि यार डैम इट, मैं तो जिस कमरे में एंटर ही करा तो क्या मुझे अपनी टिकट इस्तेमाल करना पड़ेगा एविल स्पिरिट का। वो इस्तेमाल करने चाह रहा था बट कहते एक मिनट, दरवाजे पे लिखा था कि ये चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं, उसको अल्जाइमर है। तो एक्टिंग करने लगता है, मम्मा मैं भी नहीं तो आपकी डॉटर हूँ, आप यहाँ पे मुझे तो गुस्सा कर रही हैं। वो कहते हैं क्या तुम शियो फैंग हो? बोलता है कि यस मॉम मैं शियो फैंग हूँ, आप मुझे भूल गई थी जल्दी। मम्मी वो कहती है अरे मेरी बेटी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये मैं रिकॉग्नाइज तुम्हें कर लिया, तुम शियो फैंग हो। बट मम्मी बस थोड़ा कंफ्यूज होगी कि तुम्हारे वो इतने बड़े बड़े थे वो कहाँ चले गए। मतलब बड़े बड़े आप लोग समझ रहे हैं क्या। मैं बोलते हैं कि बल मॉम वो आजकल का ऐसा ही फैशन है जहाँ पे ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पसंद है, और ये नई चीज़ें नया पीस सिंबलाइज करता है दुनिया में। और वैसे भी आदमी जिनको बड़े बड़े पसंद है वो सब परवर्टी होते हैं, बदमाशी होते हैं। वो गले लगाते हैं। अपनी मम्मी मेरे पास आता है, कहते हैं कि हाँ मॉम पहले चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, बाय द वे ये मुझे आपने इतनी देर से मारने की कोशिश क्यों करी? बोलती अरे मेरी बेटी ये सब मम्मी की गलती है, आई थॉट कि तुम केयर गिवर हो। केयर गिवर माने जैसे हमारा वांग जो है यहाँ पे आया है, यही लोग जो नॉर्मल लोग फर्स्ट के इंतजार में लोग को मतलब मदद करने बूढ़े लोगों को, वही केयर गिवर होते हैं। हमसे सोचता है कि केयर गिवर माने चैलेंजर्स, माने हम ही लोग तो हैं, बट ये हम लोग क्यों हार्म कर रही है। तो पूछता है कि मॉम बट केयर गिवर के साथ क्या गड़बड़ है, वो लोग तो हॉस्पिटल में लोग को मदद करते हो, काफ़ी नाइस है। तो गुस्सा हो जाती है कि तुम उन लोग के द्वारा डिसीव कर दी गई हो, माने तुम लोग के द्वारा बहका दी गई हो कि नहीं वो लोग अच्छे लोग हैं। तो उससे वहाँ से एक्टिंग करके पूछता है कि मैं उनके द्वारा बहला दिया गया था, बट आपका क्या मतलब है। तो बताती हैं कि जो केयर गिवर्स हैं वो यहाँ पे ऑफन बूढ़े लोगों को मारते हैं, उनको खाना भी नहीं देते हैं, एंड अगर वो लोग बात नहीं मानते तो इंजेक्शन भी बूढ़े लोगों के लगा देते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद वो सब मारे जाते हैं बूढ़े लोग। वांग सोच रहा होता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद मारे जाते हैं, ये क्या है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लू लग रहा है मुझे। यहाँ पे पता चल गया। आगे वो बोल रही होती हैं कि शियो फैंग तुम अपनी माँ की केयर करोगे ना, प्लीज़ मुझे ऐसे घर ले चलो, अब से मैं अपनी पैंट में मतलब पैंट भी नहीं गीली करूंगी। बूढ़े लोग की प्रॉब्लम होती है कभी कभी, कपड़ों में ही हो जाता है बूढ़े लोग की दिक्कत, आप लोग समझ रहे होंगे। बोलते कि ओके मॉम जस्ट हम लोग एक बार ये कमरा साफ कर लें, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे। वो खुश जाती हैं। ऑल राइट शियो फैंग मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ। फिर हमें ब्लड नर्सिंग होम की नाइट 2 का सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे डायरेक्टर आती है उससे मिलने के लिए। मैं कहते हैं डायरेक्टर आप यहाँ पे हैं, कोई काम आज के लिए, मैं कुछ भी करूँगा। तो बोलती है कि एक पैच अराइव होने वाला है, तो जाओ दरवाजे पे जाके नीचे जाके ले लो और 5th फ्लोर पे पहुंचा देना है, तुम्हें आज इतना काम करना है, ठीक है। और रिमेंबर नो मैटर कुछ भी हो, बॉक्सेस जो होंगे डिलीवरी में उनको खोलना नहीं है। बोलता है ऑल राइट। एमसी सोच रहा होता है कि ये क्या, आज तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल टास्क नहीं दे दिया इन्होंने मुझे, और सडनली ये इतना कोल्ड क्यों एक्ट कर रही है। इधर वो सोच रही होती है कि ये आज केयर टेकर्स की क्या दिक्कत है, कोई भी आज मारा क्यों नहीं गया आज की रात। वेल मारा इसलिए नहीं गया होता क्योंकि एमसी ने सबको जो क्लू पता चला होता है रिवर्स काम करने वाला वो बता दिया होता है ना। इधर हम देखते हैं डिलीवरी जो लेके आ रहा होता है एमसी, उसके बाद आता दरवाजा खोल कहता है कि ब्रदर तुम तो काफ़ी इन्फ्लेमेरिया लग रहे हो यहाँ पे, सीम्स लाइक कि तुम यहाँ पे स्टाफ मेंबर तो नहीं हो नर्सिंग होम के, हैं नहीं ब्रदर क्या हुआ। बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो बोल रहा था कि भाई यार प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं जस्ट यहाँ पे मुझे पता है तुम ड्राइवर हो, तुम्हारा अपना काम कर रहे हो, बट मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि ये बॉक्सेस के अंदर क्या है। बट वो गाड़ी चलाने के लिए भागने लगता है। एमसी सोचता है मन में जैसे मैंने इससे सवाल पूछा ये भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो है इसमें। बोलता है कि ब्रदर प्लीज रुको, तो हम लोग साथ में थोड़ी सिगरेट पीते हैं फिर चले जाना। तुम वो रुकता है क्या, लाओ सिगरेट, कहाँ है सिगरेट। हमसे कहते हैं कि ये देखो यहाँ पे है, देखते हैं उसी की जेब में रखी होती है ड्राइवर की, लेकिन उससे ही मांग रहा होता है। कहता साले तूने मेरे ट्रिक कर दिया, और रोने लगता है वहीं पे, तुम्हारी मौत आई है। बट वो बोल ही रहा तो गुस्से में एमसी के मुंह पे मारता है पैसा। वो कहता है क्या, और हमसे कहता है कि साला भागने की कोशिश कर रहा था, तू तो गया बेटे। वो कह रहा था कि भाई ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमसे कहता है कि मनी तो एकदम डेविल को भी पुश कर सकता है काम करवाने के लिए। फिर वो सिगरेट निकाल के देने लगता है एमसी को, कहता है कि ये लीजिए। बट हमसे कहता है कि नो मैं स्मोक नहीं करता, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलता है कि ब्रदर तुम ये जानना चाहते हो ना बॉक्स के अंदर क्या है। बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो बोलता है कि अरे यार आप ही ने तो भी बोला था, ये सच में ऑनरेबल लोग, इतने महान लोग चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। वेल इसके अंदर ज़्यादातर कुछ नहीं बट लिक्विड मेडिसिन हैं, मोस्टली सेडेटिव्स हैं। वो बोलता है सेडेटिव्स ये किस लिए होती हैं। तो बोलता है कि वो ब्रदर तुम्हें आप ये भी नहीं पता। वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ बात ना मानने वाले बूढ़े लोग हैं ना नर्सिंग होम में, तो उनको एक बार इंजेक्शन दिया जाता है और वो लोग बात मानने लगते हैं, एकदम ओबीडियंट हो जाते हैं।
सकते हैं। एमसी मन में सोचता है कि ये तो सेम इंजेक्शन की हो सकता है बात कर रहा हूँ जो मिस्ट्रीज ने बताया था अभी रूम 204 में मेंशन करा था, जो माँ ने उसकी शियोफाइन की। और डायरेक्टर ये चीजें इस वक्त मंगवा रही है, क्या हो सकता है कि किसी को हम लोग को चाहती है हम लोग किसी को मारे हैं। वो आगे पूछता है कि बाय द वे ब्रदर तुम इतने अनफेमिलियर क्यों लग रहे हो, तुम यहाँ पे नए हो क्या। वो बोलता है कि मतलब वो जो ड्राइवर जो होता है एमसी से बोल रहा होता है, आगे बोलता है कि तुम इतनी रात में आ गए बाहर, ये मैं जो डिलीवरी करने वाला हूँ वो सामान लेने के लिए, तुम डरते नहीं क्या उनसे। एमसी बोलता है उनसे 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 वो सीक्रेट निकालता है, कहता है सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता ब्रदर। एमसी फिर उसको पैसे दिखाता है, कहता है कि मैंने कुछ सुना नहीं, क्या बोला तुमने भाई। वो बोलता है अरे अरे मैं तो बस बोल रहा था भले ही कॉन्फिडेंशियल है बट तुम मेरे भाई हो तुम्हें बता सकता हूँ, मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊंगा। सो यहाँ पे रही स्टोरी। बहुत वक्त पहले यहाँ पे एक लड़की थी जो पर्टिकुलरली फिलहाल थी, मतलब कनेक्टेड थी अभी अपने पेरेंट्स से, मतलब घर से बाहर नहीं निकली थी। बाहर की कंट्रियों में जब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं अकेले रहने के लिए, बट वो अभी अपनी माँ पेरेंट्स से जुड़ी हुई थी, रिलेशन में थी ना। उसको अपने पैसे भी कमाने थे और अपनी माँ जो बीमार थी, सीरियसली बीमार थी, उनकी केयर भी करनी थी। और वो इस अस्पताल में आई तो उसने अपने ड्रीम कुचल के अपनी माँ की सेहत की मतलब मदद करने की कोशिश करी और वो इस हॉस्पिटल में ही केयर गिवर का काम करने लगी एज अ नर्स। बट एवरीथिंग तो फाइन चल रही थी, बट एक रात उसकी माँ सडनली गायब हो गई और जब वो मिली तो पता चला उनका एक एक बॉडी पार्ट, एक एक जो कचरे का डिब्बा होता है फ्लोर पे वहीं पे पड़ा होता उसका अपनी माँ का एक एक बॉडी पार्ट। ये बहुत ही टेरिफाइंग था और उस लड़की को जब ये बात पता चली तो वो छत पे चढ़ी और छत से उसने छलांग मार दिया एकदम गुस्से में, और सैड भी थी। एमसी बोलता है कि तो जो कॉरिडोर में घोस्ट है वो लड़की की माँ का है। उसके बाद क्या हुआ, कल्प्रिट क्या मिला जिसने काम करा था। बोलता है कि ब्रदर मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ और सीरियसली मुझे इसके बारे में नहीं पता ये कौन था, कल्प्रिट कौन था, बट ब्रदर मुझे अभी जाना है, मुझे और भी चीजें डिलीवरी करनी है, तुम समझा करो भाई। वो कहता है ऑलराइट डियर ब्रदर जाओ तुम अपना काम करो जाके। वो बोलता है कि बट सिंस तुमने मुझे ऐसा पैसा दिया है तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा, ये लो जब तुम अभी ऊपर फ्लोर पे जाना तो इसको जला देना, एक मोमबत्ती देता है उसको, ये तुम्हारी उस जो फ्लोर पे घोस्ट है उससे बचने में मदद करेगी। एमसी कहता है कि ओह मैं भाग के तो आ गया सेकंड फ्लोर पे, लकीली कुछ मैं बुरी चीज़ों से मिला नहीं, बट ऊपर फ्लोर जाने के लिए मुझे सिंस मेरे जो ब्रदर ने दिया हुआ है इतने अच्छे भाई ने, यही जला के मोमबत्ती ले चलता हूँ, हो सकता है कुछ ना कुछ काम आ जाए। और एकदम भाग के ऊपर चला जाता है, ऊपर पहुंच जाता है और जो भूत होता है लड़की का वो रोक नहीं पाता है, वेट फॉर मी बोल ही रहा होता है। एमसी कहते हैं तुम मेरे क्लोज भी नहीं आ पाई, ये कैंडल लाइट ने सच में मेरी मदद कर दी है। टुकड़ों में बिगड़ी हुई लेडी तुम आज भी यहाँ पे हो, मैं कितनी देर से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। एकदम से मोमबत्ती उसके सामने ले आता है, ग्रेट ड्रैगन ऑफ माइटी पावर भाग दो यहाँ से। और देखते हैं उल्टे पैरों से वो वापस भागने लगती है जीनों के नीचे। एमसी बोलता है सुबह राशि। फिर वो अपना ऊपर आ गया होता है, बट देखते हैं ऊपर जो एक और डस्टबिन पड़ा होता है, जिस उसने बोला नहीं था डस्टबिन में उसके टुकड़े डाल दिए गए थे उसकी माँ के, तो उस डस्टबिन हिल रहा होता है, उसमें आवाज़ वाली होती है कि बस ऑलमोस्ट जुड़ी गई, मेरे पीस सारे जुड़ी गए। एमसी कहता है क्या यहाँ पे एक और है क्या, सीम्स लाइक ब्रदर जो बात बोल रहा था वो झूठ नहीं बोल रहा था। और जैसे वो डस्टबिन खोल के देखता है वो चौंक जाता है, ये तो वो है, तो जो मदर होती है ना उस डस्टबिन में उसके टुकड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो जो लड़की कल मारी गई थी ना जो बस पे मिली थी हमारे एमसी को, उसके होते हैं। वेल ऑफ कोर्स बहुत जाहिर सी बात है, वो कितने वक्त पहले मरी थी उसकी मदर, तो उसके टुकड़े कहाँ ही बचे होंगे, उस लड़की के टुकड़े बचे थे जो कल रात में मारी गई थी। एमसी कहता है कि नो वंडर मैंने इसको कल रात में नहीं देखा, तो वो उसके टुकड़े कर दिया गया था, उसको ट्रैश कैन में फेंक दिया गया था। वो बंद कर देता है, वहाँ से जा रहा होता है। फिर देखते हैं कि 5th फ्लोर पे पहुंच जाता है, रूम 501 पे, जो हाईएस्ट फ्लोर है इस बिल्डिंग में, और यहाँ पे सिर्फ एक ही कमरा है 501। हमसे सोचता है कि सिंस यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखी दरवाजे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और डायरेक्टर ने मुझे कुछ खास बताया भी नहीं था कि यहाँ पे आके करना क्या है, क्या यहाँ पे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है डायरेक्टर बारे में जो मुझे यहाँ पे हिडन हो मिल जाए। दरवाजा खोलने ही जा रहा था, बट अचानक से डायरेक्टर आ जाती पीछे से, कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता अब उसकी जान निकल जाती है, कहते अरे मैं तो यहाँ पे लेके आ गया जो आपने मुझे कहा था, बट मैं इसको रखूँ कहाँ। वो बोलती कि जाओ हॉल में इसको उधर रख दो। बोलता है ऑल राइट। फिर हॉल में आते हैं इधर हम लोग, तो बोलती कि हाँ ना इसे वहीं पे रख दो और ये तुम्हारा रहा आज का रिवॉर्ड। बोलते कि आप भी इतनी अच्छी हैं, बट अचानक से वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक अजीब से घोस्ट में। वो बोलता है कि डायरेक्टर आप, वो एकदम से बहुत ही बीस्ट जैसे घोस्ट बन जाती है। कहते हैं कि और हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, जो 5th फ्लोर पे आता है तो वो वापस कभी नहीं जाता है। मुझे कहते हैं कि व्हाट द हेक, ये गधे को बच्चा फंसा के उसका काम करवा के ना तुम उसे इतनी बुरी बोली करने जा रही हो। मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, ऑनेस्ट पर्सन हूँ। वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही थी, कहती है ले मार, और वो पंच बहुत बगल से एमसी के निकलते हैं। एमसी कहता है भाई मरते मरते बचा, ये मोमेंट तो पूरी तरह से पागल टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा, इसका बस एक पकड़ और मेरा काम लग सकता है। इस बार सिर्फ मैं इवल स्पीड की पावर पे भी रिलाई नहीं कर सकता, वो उससे हरा नहीं सकता। अभी तो मैं सिर्फ अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकता हूँ। वो उसकी तरफ आने लगती है, कह रहे थे कि जस्ट
बस तो माओ थोड़ी पकड़ में उसको पकड़नी चाह रही थी, बट वहाँ से गायब हो जाता है, नीचे आ जाता है। वो फिर उठ के भागने लगता है। सिन कह रहा था कि भैया मैं तो तुझे नहीं हरा पाऊंगा और यहाँ से चुपचाप भाग ही लेता हूँ, गधा ही होगा जो इससे हेड ऑन लड़ाई करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इसको रोक पाऊँ, जो खिड़कियाँ खुली हैं रेड मून की लाइट आ रही है उसको बंद कर देना। बट MC देखता है क्या अबे पर्दे किसने हटा दिए यहाँ पे। वो रोने लगता है। वो पीछे आ जाती है, कहती कि इतना भागने का क्या फायदा, वो तुम्हें सिर्फ अब मरना ही है, तुम काफी डिसअपॉइंटेड हो गए और काफी थके भी हो गए। मैं रुको तुम्हारा सारा पेन खत्म कर देती हूँ। उसकी अटैक करने वाली होती है, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देती हूँ। बट MC उससे कहता है कि अरे तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, लो इसको काटो। कहती कौन, पीछे मूर्ति है जैसे। MC कहता है ले तेरी माँ। उसको बहुत जोर से पंच मारते हुए दीवार में चिपक जाती है। कहता है कि मेरे भाई सिर्फ 1 मिनट से भी कम का वक्त बताया कि इससे पहले मेरी जो इवल स्प्रिट का टिकट है वो खत्म हो। बट जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो ऊपर देखते हैं कि दीवार में छत पे एक और ही चिपकी होती है। MC कहता है क्या यहाँ पे एक और थी, अब एक कॉरिडोर में भागना होगा मुझे, चाहे जो जैसे पहले के लोग मुझे पकड़ लें। बट उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो कहता है इसके सामने सिर्फ दरवाजा देखता है 501। MC कहता है शिट मरने वाला हूँ तो मैं देख ही लेता हूँ अंदर है क्या दरवाजे के, मैं तुम्हारा सीक्रेट जान के रहूंगा। दरवाजा खोलता है। वो कहता है कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। बट उसको उंगली दिखाता है, कहता है कि ले। वो अंदर दरवाजा बंद कर देता है। वो चिल्लाती नो। अंदर दरवाजा बंद करते ही उसकी इवल स्पिरिट का टिकट भी खत्म हो जाता है। अंदर आके कहता है मेरा भाई बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बट वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है कह रहा होता है कि ये क्या, और एक लड़की रो रही होती है। MC कहता है कि ये क्या डायरेक्टर है जो जब स्टिल केयर गिवर थी। अगले पल हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होती है उनकी स्टोरी, जब वो सोच रही होती है उसकी माँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अब और नहीं कर सकती हूँ। देखते हैं कि वो कितने लोगों से कोशिश करती, भीख मांगती, प्लीज़ ब्रदर मुझे बस आज के लिए थोड़ा और पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत ही ज़रूरत है, मैं वापस कर दूंगी इसको। वो बोलता है कि चल निकल यहाँ से। उसको धक्का दे देता है और सोच रही होती है कि माँ मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इवन शार्क लोन से लोन ले लिया, कितने लोगों से भीख मांगी, बट आपकी इलनेस अब और भी क्योर नहीं करी जा सकती। माँ प्लीज़ आपको बचाना एकदम ढांचा जैसा, आप सिर्फ बच्ची हो, मैं आप कुछ नहीं कर सकती। माँ प्लीज़। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तकिया लेती है और अपनी माँ को ही जान से मार देती है। डायरेक्टर कहती है कि माँ प्लीज आप समझेंगे ना। MC वो सब प्रोजेक्टर में देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये टर्न्स आउट की जो डायरेक्टर थी वही वो लड़की थी जिसको उस ड्राइवर ने मेंशन करा था, उसी ने अपनी माँ को मारा था हर सेल्फ। बट यार माँ को मारने के बाद उसके टुकड़े करके एक फ्लोर के डस्टबिन में डालना, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर ऊपर से बताया जाता है कि वांग मिंग ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है, बट परहैप्स मे बी विज़ार वर्ल्ड में ऐसी हॉरिबल चीज़ें नॉर्मल होंगी बहुत ही। नाउ हमें फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया जाता है वापस लॉबी का सीन, और ये रात का सीन होता है। एवरीवन देख रहे होते हैं कि सब लोग रिलैक्स हो जाओ। वो बोल रहे होते हैं मिस्टर लिू कि बेस्ड ऑन मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस बेसिस हम लोग ने 2 रूम का टास्क कंप्लीट कर लिया और ये तीसरा रूम का तीसरे दिन में लास्ट चैलेंज होने वाला है, और अगर हम ये लोग जैसे कंप्लीट कर लेंगे ये गेम कंप्लीट हो जाएगा। सब लोग खुश होने लगते हैं। प्रेग्नेंट लेडी भी कहने लगती है कि रियली। आगे लियो बता रहा होता है कि हेड मिस्ट्रेस मैंने डायरेक्टर ने जैसा कहा था हमारा टास्क था 3 लोगों को संभालना, माने कि 3 रूम को संभालना है। अकॉर्डिंग टू दैट सिंस आज लास्ट रूम बताया फिर से ये बात बता रहा था कंप्लीट हो जाएगा, टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वो बोलते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। बट लियो आफ्टर ये कंप्लीट हो जाएगा चैलेंज कैन लॉर्ड सच में हम लोग की कोई भी विश को ग्रांट कर देंगे, मतलब कोई भी इच्छा पूरी कर देंगे। MC फिर भी मन में सोच रहा होता है। वो बोलता है कि यस बट हाँ जैसा मैंने कहा था उस बात पे ध्यान रखना, अगर तुम जिस तरह से विश मांगते हो उस तरह कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जब तुम वापस रियल दुनिया में जाओगे, तो सोच समझ के जो भी विस्पर करेंगे गॉड तो समझ सोच के करना। सब लोग फिर भी खुश हो रहे थे, चलो फाइनली एटलीस्ट घर जाने को तो मिलेगा। डैड जिस थोड़ी देर और रुकिए मैं बॉस वापस आने लगता हूँ। सब लोग अपनी होप्स हाई करने लगते हैं। बट MC सोच रहा होता है कि आज की रात के बाद ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या सच में इतना सिंपल होगा। इधर से डायरेक्टर आती है वो डिब्बा लेके। MC बोल रहा होता है कि जब ब्लड मून जो था वो हटा था तभी मैं कल रात में, मतलब बाद में जब वो मॉन्स्टर बढ़ गई थी डायरेक्टर उनसे बच के तभी आ पाया था जब वो रेड मून था वो हटा था ना। वापस प्रेजेंट में दिखाता है। डायरेक्टर बोल रही थी कि तुम लोग कोई भी नहीं मेरे, वेल ये तुम्हारा लास्ट टास्क होने वाला है। और बता रही होती है कि कल के लिए तुम लोगों का लास्ट टास्क है कि कल जो है बूढ़े लोग उन लोग के बच्चे उनसे मिलने आएंगे, एंड उन लोग को माने जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को तुमको सही से बिहेव कराना है उन बच्चों के सामने, इसलिए जो इंजेक्शन है वो तुमको बूढ़े लोगों को दे देना है ताकि जो बच्चे आएंगे उनसे मिलने उनके पेरेंट्स को देख के वो लोग बिल्कुल भी गुस्सा ना हो या डिसप्लीज ना हो। सो ओबीडियंटली जाके इंजेक्शन दे देना ताकि वो लोग अच्छे से रहें और अच्छे से पेश आए अपने बच्चों के सामने। समझ रहे हो तुम लोग का टास्क क्या है। वो पेपर फेंक रही होती है, कह होती है कि ये रहे तुम्हारे रूम जिस नंबर पे तुमको ये टास्क कंप्लीट करने हैं, और जैसे ही तुम लोग ये टास्क कंप्लीट करोगे कल लास्ट तुम्हारा पूरा ये गेम कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ एक और रिमाइंडर, अगर तुम लोग ये टास्क कंप्लीट करने से फेल हुए तो और अगर बच्चों को थोड़ा भी बुरा लगा, जो भी हालत वालत देख के डिसप्लीज हुए बच्चे, तो तुम सबका बहुत बुरा काम लगने वाला है। ल्यू उधर खींच के लाता है वांग को, हमारा MC को, बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बोलता है क्या गड़बड़ है। वो बेचारा थोड़ा घबराया हुआ होता है। बोल रहा होता है कि जब लास्ट चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट करा था तो लास्ट गेम में जब गेम शुरू हुआ
हुआ था तब तो 50 लोग थे चैलेंजर्स, बट गेम खत्म होते होते सिर्फ तुम्हें बता कितने लोग बचे थे? तो बताते कितने, तो बोलता है कि सिर्फ 3 लोग बचे थे। समझ रहे हो इस बात को? वांग बोलता है कि तो आप ये कह रहे हैं, तुम्हारा मतलब ये है कि कुछ ज्यादा ही लोग बच गए यहाँ पे। वो अपना सर पकड़ लेता है, कहता है कि यस भाई ये जो डिजायर वर्ल्ड का गेम है यहाँ पे इसी तरह ये बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं, एनालाइट करे जाएं इस गेम में, और ज्यादा से ज्यादा लोग मारना ही नॉर्मल होता है। बट ये बहुत ही अननॉर्मल है, बहुत ही अनयूजुअल है कि कितने सारे लोग बच गए हैं। और टुमारो नाइट जो कल जो रात होने वाली है, कल का चैलेंज मुझे लग नहीं रहा कि इतना आसान होने वाला है। या तो हम लोग चैलेंज कंप्लीट करेंगे या तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वांग से बोल रहा था कि मे बी मेरे पास एक क्लू है, क्योंकि जो बॉक्सेस वो आए हैं कल रात में, आई सस्पेक्ट कि उस इंजेक्शन जो है दिए गए वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ये बोलता है क्या फिर तुम्हें क्यों क्लूज मिल जाते हैं सारे? क्या डायरेक्टर तुम्हें पसंद करती है क्या? वो बोलता है कि अरे भाई भरोसा करो मेरी बात पे, कुछ भी हो सकता है, बट ये गलत फैमिली मत रखना। सीरियसली एक्चुअली जो बूढ़ी औरत का कल मैंने संभाला था, उन्होंने मुझे बताया कि इंजेक्शन जो है वो उन्हें मार देते हैं। तो लियो समझ जाता है कि अच्छा, मैं सोच ही रहा था कि टास्क इतना सिंपल कैसे हो सकता है कि सिर्फ हमने बूढ़े लोग को इंजेक्शन लगाना है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ट्रैप ये है यहाँ पे, अगर हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे बूढ़े लोग मारे जाएंगे, और बूढ़े लोग को मरा हुआ बच्चे देख के बहुत ही गुस्से में पागल हो जाएंगे, उससे हम सबका काम लग सकता है। वांग बोल रहा होता है कि मैं गारंटी तो नहीं सकता कि 100% लियो श्योर है वेरिफिकेशन। बिसाइड कि जो हेड मिस्ट्रेस है उसकी टोन कुछ अलग ही लग रही थी, इसलिए भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, समझा करो। एनीवेज तुम भाई सबके सामने काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तुम एक बार आ भी चुके हो, तुम्हारी इमेज भी सबके सामने अच्छी है, तुम जाके एक सब लोग को बता दो। बोलता है कि ओके बोलता है मैं बताता हूँ। वहाँ से जा रहा होता है और एमसी मन में सोच रहा था कि आई होप कि सब लोग यहाँ से सेफली कंप्लीट कर पाए इस टास्क को ना। वो अपने लास्ट मिशन के तीसरे रूम में आ जाता है, जो रूम नंबर होता है 205। उस रूम पे लिखा होता है कि मेरे डैड को भी एक मेंटल इलनेस है, जो उनको मतलब हर जगह पे बांध के रखने की जरूरत पड़ती है। उनको कभी भी खोलना मत, वो काफी गुस्सा में आ सकते हैं, खुद को भी हार्म कर सकते हैं, दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं, इसलिए उन लोग को मतलब मेरे पिता को कभी भी खोलना मत, उनको बंधा रहने देना। और जैसे देखते हैं एमसी बोलता है क्या मेंटली इल है, और बेड पे वही बूढ़ा आदमी उनका बेटा बंधा होता है बहुत बुरी तरह से। वो चिल्ला रहा होता है कि ये साले मुझे खोल यहाँ पे, मुझे खोल यहाँ पे, तू और मेरा बेटा दोनों गए साले, दोनों मरने लायक हो। वो अजीब सा गिरगिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो जो होता है बंदा वो हमारा एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तू और वो दोनों ही मरने के लिए डिजर्व करते हैं। उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट हमारा एमसी देखते हैं उसकी जो चिल्ला रहा होता है ना पहले कि अबे खोल मुझे, यहाँ क्या कर रहा है, मुझे खोल। तो एमसी चुप है, जब उसकी जो बेल्ट होती है उसको खोल देता है। वो चौंक जाता है कि वो कहता है कि हाँ, इधर एमसी बोल रहा होता है कि इतनी जल्दी किस चीज़ की हो रही है, मैंने तुमको तो जस्ट अभी अनटाई कर दिया, मैंने खोल दिया, तुम ही तो ऐसे भौंक रहे थे। वो कह रहा होता है तो एमसी कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत जज कर लिया इसको क्या, मुझे तुम्हें यहाँ पे खोलना नहीं चाहिए था और बंधे रहने देना चाहिए था। वो बोलता है कि तू एमसी बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तू इतनी से बोल रहे हो, मैंने एडवाइस कराया ना कि तुम फालतू का काम मत करो, वरना मैं तुम्हें उसको दिखा रहा होता है कि फिर से बांध देगा यहीं पे। पर अगले बार वो गू इसलिए कर रहा होता है क्योंकि कहता है कि अबे साले, ओ सॉरी मैं तुम्हारी टंग के ऊपर खड़ा हूँ, हमारी जबान के ऊपर खड़ा हुआ होता है, इतनी लंबी जबान होती है उसी के ऊपर चढ़ गया होता है, उसकी जबान उठा के उसके मुंह में डाल रहा होता है। इतनी बड़े कहता है हाँ सॉरी बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं थी। वो कहता है धीरे हो जा, धीरे धीरे कर। उसके बाद जब वो काम डाउन हो जाता है तो हमें 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। तो बंदा बोल रहा होता है बाप कि मैं काफी नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। वो बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है। वो बोलता है कि हाँ, तुम ये सिर्फ हाँ ऐसे बोल रहे पर्पसली, क्योंकि फिर भी तुम्हें डीप डाउन दिल में तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी बीमार हूँ, है कि नहीं। वो कहता है अबे साले मुझे डिफेम कर रहा है, मेरा नाम खराब कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास तो दिल भी नहीं है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ अपने दिल में ऐसी बातें। वो बंदा बोलता है कि क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्सन के पास दिल नहीं है, तुम क्या फालतू की बातें यहाँ पे कर रहे हो। कहता है कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करो ना, ये लो खुद ही देखो। उसको उठा के दिखाने लगता है, कहता है कि वाह यंग मैन, तुम्हारी तो बहुत ही यूनिक जिपर है, कहाँ से लगवाई, मुझे भी लगवाना है भाई। वो कहता है कि दिस साले जिपर नहीं है, सिक्योर लाइन है, माने यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे काट के यहाँ पे सिर से सिलाई करी गई है, टाके लगे हैं पे वो ये सब। फिर उसको ध्यान से देखता है, बंदे के एब्स देखिए 8 पैक्स हैं साले के। वो देख रहा होता है, कहता है कि सह यार आजकल के जवान बच्चे तुम लोग कुछ भी करते रहते हो और बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बताओ बिना दिल के जी रहे हो, वाह क्या बात है, एवरीथिंग इज मी। वो उस मन में सोचता है कि हाँ नाउ देन, अब इसका बिहेवियर मेरी तरफ बहुत ही चिल्लाने गुस्सेल वाला नहीं है, मे बी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे इससे निकलवानी चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वो अपने कपड़े पहनने लगता है और लड़के से एक्टिंग करने लगते हैं। कहता है कि सिंस तुमने मेरा देख लिया है अंदर किसी से, तो अब हम लोग दोस्त हैं कि नहीं। उसका थोड़ा पसीना छूटने लगता है। आगे उससे पूछता है कि माय डियर फ्रेंड, तुमने जब अभी कहा था कि तुम्हारे साथ उसको भी मर जाना चाहिए था, ये उसको तुम किसकी बात कर रहे थे वहाँ पे। उसका नाम सुनते ही उसकी मुंडी खराब होने लगती है कि ये साला ये सच में डिजर्व करता है मरने के लिए, वो बास्टर्ड, उसको दूसरी मौत मिलनी चाहिए। और ध्यान से देखें तो उसके मत्थे पे फिर से गिरगिट की तरह वो बदलने लगता है, कह सकते हैं उसकी स्किन बदलने लग रही होती है, क्योंकि उसकी मुंडी खराब हो रही थी, दांत नहीं निकलने लग रहे होते हैं। कह रहा था कि नहीं मुझे मारना होगा,
साले को मुझे मार देना होगा, एकदम गिरगिट की तरह बदल रहा होता है वो। शिवांग हमारा एमसी मन में सोचता है कि मन में जो उसने लिखा होता है बोर्ड पे कि ये मेरे फादर हैं, मैं उनका सन हूँ, मिस करता हूँ, ये कंडीशन काफ़ी ख़राब, उनको बंद करके रखना, निकलना नहीं। एमसी सोचता है कि ये जो बात कर रहा है उस बंदे को, ये क्या अपने बेटे की बात कर रहा है यहाँ पे। उससे पूछता है तुम क्या अपने बेटे की बात कर रहे हो जो तुम यहाँ पे उस बंदे की बात कर रहे हो। गुस्से बहुत जोर से आ जाता है, कहता है यस मार दो साले कि मुझे उसे मार देना है। एमसी चौंक रहा था क्योंकि उसकी तरफ गुस्से में अपनी जबान से अटैक लेके आ रहा होता है, बट वो सीधे बोल देता है कि तुम्हारा बेटा ऑलरेडी मर चुका है। वो चौंक जाता है, जबान उसकी रुक जाती है। एमसी मन में सोचता है कि इसके बेटे ही यहाँ पे सिचुएशन है, सिचुएशन को अगर मुझे हैंडल करना है तो उसके बेटे को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। वो बोलता है कि तुम तो उसे मारना चाहते हो ना, वेल अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। वो डेड है क्या, वो कैसे मरा। वो कहता है कि क्या दिक्कत है, मतलब व्हाट द पॉइंट अब इसके बारे में पूछने से कि वो मरा कैसे, कैसे मरा, कहाँ मरा। तो वापस नॉर्मल बदलने लगता है, कहता है कि यार तुम्हारी ये बात भी सही है, मीनिंगलेस है उसके बारे में पूछना कैसे क्या हुआ। एमसी मन में सोच रहा होता है कि यार ये डायरेक्शन, ये तरीका काम कर रहा है सही से। तो एमसी आगे उससे बोल के पूछता है कि वैसे तो लोग कहते हैं शेर भी अपने बच्चे को मारता नहीं खाता है, बट तुम एज ए ह्यूमन अपने बेटे को मरा हुआ क्यों चाहते हो। अगर मैं सही से ध्यान से रखूँ इस बात को, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक वही लौता बेटा है ना, तो यहाँ पे क्या बात है, क्या दिक्कत हुई ऐसी। तो सोचता है, फिर बताता है कि ऐसे कि वो वाला साल था जब उसकी माँ जो थी वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार थी, माने उसकी वाइफ, इसकी वाइफ बहुत बुरी तरह से बीमार थी, एंड डॉक्टर ने कहा वो उनको तभी बचा सकते हैं जब अगर उसके पास आप लोग प्रिपेयर करने के लिए ऑपरेशन के लिए 8 लाख युआन लेके आएंगे। वो फादर जो होते हैं वो कहते हैं उन्होंने ओरिजिनली तो प्लान करा था कि वो उनका घर जो है उसको बेच देंगे और उसकी अपनी बीवी की जान बचाएंगे, बट उनका बेटा वो इतना साला बदतमीज, नाकाम, निकारा बच्चा, उसने अपना घर बेचने से रिफ्यूज कर दिया। साले की जिंदगी में अपनी माँ से ज्यादा एक उस घर की कीमत ज्यादा थी कंपेयर टू उसकी माँ की लाइफ से। साला जिंदगी निकम्मा बच्चा, जो मैंने उसकी माँ ने अपनी जिंदगी भर इतना खून पसीना बहा के पैसा कमाया, बट इन द एंड उसके लिए वो घर ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी माँ की जिंदगी से, और उसकी वजह से उसकी माँ मर जाती है। देख सकते हैं बगल में भाई फादर पागल हो गए होंगे, यहीं पे आ गए होंगे। वो साला नालायक, निहायती बदतमीज बच्चा, फाइनली साला नालायक हरामखोर पिल्ला मर गया। मजा आ रहा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, एकदम पगला जाता है, बहुत जोर से हंसने लगता है बस मजा आ गया। एमसी मैंने सोच रहा था कि मैंने लाई झूठ कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से बोल दिया क्या। वो हंसने लगता है, एकदम शांत होता है, बोलता है कि कल के दिन तो हमारी फैमिलीज हमसे विजिट करने आएंगे ना, हम लोग को मिलने आएंगे। हमसे कहते हैं हाँ सडनली तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। वो खुश होकर बोलने लगता है कि यंग मैन तुम काफी अच्छे बंदे हो, तो फिर भी अब हम लोग का अलग होने का वक्त आ गया है क्योंकि इट सीम्स लाइक यहाँ पे अब मेरा वक्त आ गया कि मैं यहाँ से निकल लूँ। कहता है कि ये तुम क्यों कह रहे हो। तो बताता है कि जब नई फैमिलियाज मिलने आती है अपने बूढ़े फादर पेरेंट्स से, तो जो केयर गिवर होते हैं जैसे कि हमारे एमसी उसके जो बंदे आते हैं वो केयर गिवर होते हैं, वो सर अक्सर बदल जाते हैं जब भी ये दिन कंप्लीट होता है विजिटिंग वाला फैमिली वाला। एंड ऊपर से जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं वो सब भी बदल जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। अब ऑफकोर्स हम लोग को बताया किस लिए, क्योंकि बूढ़े लोग को तो इंजेक्शन गलत दे देती है वो मिस्ट्रेस, तो इस वजह से सब मारे जाते हैं यहाँ पे। एंड ये जो मतलब जो केयर गिवर होते हैं वो सब तो मारे जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने गलती करी होती है, गलत काम देखे थे इसलिए मारे जाते हो। तो आगे बोल रहा होता है कि यहाँ पे वैसे सच बताओ तो बहुत ही लाइवली हुआ करता था, माने काफी चहल पहल रहती थी, अनलाइक अब क्योंकि सब मार चुके हैं। एमसी पूछता है कि अच्छा तो ऐसा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है ब्लड स्ट्रेन नाइट का नर्सिंग होम तीसरी नाइट कंप्लीट हुई और अगला दिन शुरू हो चुका होता है नर्सिंग होम लॉबी में, जहाँ पे सब बच्चे आ गए होते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, सब गेम के हिसाब से ही कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो बच्चे बोलने लगते मॉम मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, डैड आपने मुझे मिस करा, केयर गिवर कहाँ है मेरे माँ फादर का रूम। सब बच्चे कई सारे होते हैं बट एकदम से चिल्लाने की आवाज होती है कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी माँ कैसे मर गई। केयर गिवर बोलने लगते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, कल रात लास्ट नाइट तो एकदम ठीक ठाक थे ये लोग। दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे फादर भी मर चुके हैं, यहाँ पे तुम लोग कैसे काम कर रहे हो नर्सिंग होम में, यहाँ पे क्या हो रहा है। साले इतने हार्टलेस नर्सिंग होम वाले लोग हैं, इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे फादर की केयर करना। मुझे वो लोग चाहिए, कहाँ गए वो लोग। उन लोग को केयर गिवर्स तुम सबको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और अपनी जान देके तुम लोग को पे करना पड़ेगा जो भी तुम लोग ने हमारे पेरेंट्स के साथ करा हुआ है। सबकी सारे जो बच्चे आए होते हैं उनकी एकदम कह सकते हैं मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं उन सब के। उन कहते हैं वो लोग तुम सब सिर्फ मौत के लायक हो। अब ये गेम हो चुका है क्योंकि उन सब ने इंजेक्शन दे दिया, सारे पेरेंट्स मर रहे हैं ज़्यादातर। अब जिन लोगों ने नहीं दिया वो लोग तो बच जाएंगे, बट जिन लोगों ने दे दिया वो सब तो काम लग चुका है यहाँ पे। इन लोग का भी काम लगने वाला है और देख सकते हैं पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, उन सबको मारने लगते हैं, काटने लगते हैं, खाने लगते हैं। हम लोग को दिख रहा होता है हॉरिफिक सीन। और इधर देखते हैं जो डायरेक्टर होती है वो ऊपर बैल्कनी में खड़ी होती है, कहती है कि जब पैदा होते हो तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, एंड जब मरते हो तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है। माने सब लोग नंगे पैदा होते हैं, नंगे वापस जाते हैं और इन द एंड हर चीज़ राख में ही बदल जाती है। और बहुत ही एकदम डेविलिश स्माइल दे रही होती मॉमी। आप फिगर देखी तो मॉमी एकदम डेविलिश सीन हो रहा होता है यहाँ पे, बट बचती तो है ओके हंस रही होती
अब मौत का नंगा नाच शुरू होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई नो बहुत ही कम चैप्टर आया था, बहुत ही नया चैप्टर, बहुत वक्त हो गया क्योंकि पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं कैसे। बट सच बताऊं तो एक्चुअली मैंने देखा है चाइनीज डब में तो है बट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। अब मुझे चाइनीज तो आती नहीं है तो आगे के चैप्टर्स में कैसे बताऊं आप लोग को, समझ रहे हैं ना। सो आई होप ये लोग जल्द से जल्द इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तो मैं भी आप लोग के लिए नए से नए चैप्टर ला पाऊँ एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड अगर आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा तो जरूर से मदद करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सिर्फ आप लोग के भरोसे हूँ। अपना लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके जाइए। जो लोग नए हैं एंड जो लोग नए हैं वो लोग एक्चुअली सब्सक्राइब करिएगा पहले, फिर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। एंड जो लोग पुराने हैं शो सपोर्ट। गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।